नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे और आप लोग देख रहे होंगे यूथ विजन चैनल, ठीक है। और आज आते हैं हम लोग, और अभी जो है हम लोगों का है बिहार दरोगा का डिस्कशन बैच है। तो बिहार दरोगा का जो डिस्कशन चल रहा है, तो अंतिम पड़ाव पे है ये डिस्कशन, है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है उस सभी पर जो है बातचीत करेंगे, जिसपे बातचीत करने वाला होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी के पास जो है प्रश्न पहुंच चुका होगा और आप लोग बना भी चुके होंगे। क्या क्या प्रश्न है, यदि आप कमेंट करना चाहते हैं किसी भी बातों के लिए, आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके पास पहुंच रही है ना। चलिए सही है, आ जाए स्टार्ट कर लें। आप लोग जो नहीं बनाए हैं साथ साथ बनाने का प्रयास करिएगा, कि साथ साथ जो है आप लोग बता ये यहीं पर बनाना है। यदि आप कमेंट करते रहेंगे तो समझ में आएगा कि आप साथ साथ बना रहे हैं। चलिए, आवाज गूंज रहा है बहुत ज्यादा, है ना। ओवीएस स्टूडियो क्या हो चुका, वीडियो रुक क्यों गया है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, वीडियो आपका रुका हुआ है ना। जब वीडियो रुका हुआ है तो क्या परेशानी हो रही है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं सभी चीज ठीक ठाक है। बिल्कुल ठीक है ना। आइए आते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहला प्रश्न क्या है, और सभी प्रश्नों पर जो हम लोग बातचीत करते हैं। सभी वीडियो ठीक है, आवाज भी ठीक है। आइए आते हैं, बनाते हैं। यदि किसी प्रकार का परेशानी होगा तो आप बताइएगा, ठीक है। आ जाता है पहला प्रश्न आप लोगों के पास है, सीएनजी गैस पेट्रोल एवं डीजल की तुलना में प्रदूषण कम फैलाता है। और यहाँ पे जो है कूट से संबंधित ये प्रश्न दिया हुआ है, तो थोड़ा सा प्रश्न को छोटा कर देते हैं जिससे कि आपके पास पूरी तरह से प्रश्न आपके मोबाइल के स्लाइड पे रहे, ठीक है। पहला प्रश्न आप लोगों के पास ये है, क्या कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सीएनजी गैस पेट्रोल एवं डीजल की तुलना में प्रदूषण क्या फैलाता है, कम फैलाता है। बिल्कुल सही बात है, सीएनजी गैस जो है पेट्रोल और डीजल की तुलना में कम आपको प्रदूषण फैलाता है। चलिए ये तो हो चुकी है। यहीं पर आपके लिए है अगला प्रश्न, के हीलियम प्रश्न है, उसी का कथन है। हीलियम जो है एक हल्की गैस होती है, लेकिन हाइड्रोजन से नहीं। तो बिल्कुल हाइड्रोजन है सबसे हल्की गैस देखने को मिलती है, और हाइड्रोजन के बाद ही आपको हीलियम। तो हीलियम एक हल्की गैस है, बिल्कुल सही लाइन लिखा हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन से नहीं। तो ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये भी सही है, ये भी सही है। और अब पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो दोनों कथन सत्य है, ए और बी दोनों जगह कथन सत्य जगह। आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर जाएगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ठीक है। प्रशांत जी मैसेज कर रहे हैं, बोथ बिल्कुल ठीक है, बोथ बिल्कुल ठीक है, दोनों सही है। और अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न यहीं पर है, निम्नलिखित में से असत्य युग्म को पहचान करना है, ठीक है। इस बार असत्य है, और पूछ क्या रहा है कि एलपीजी जो सामान्यतः है प्रोपेन ब्यूटेन और इथेन का मिश्रण होता है। तो ये जो है आपको एलपीजी सामान्यतः जो है प्रोपेन ब्यूटेन और इथेन का मिश्रण है, बिल्कुल यह भी सही है। और उसके बाद गोताखोर जो है सांस लेते समय हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण वाली गैस का प्रयोग किया जाता है। तो गोताखोर जो है अपने साथ जो है कौन सी गैस ले जाती है, तो हीलियम प्लस ऑक्सीजन दोनों का मिश्रण होता है। तो ये दोनों कथन क्या है, आपको सत्य है। और यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य यहां पर आपको कोई सा नहीं दिख रहा है ना। चलिए और आगे लिखा हुआ है, चलिए यहां पर, चलिए और आगे, और कोड नहीं दिया हुआ है, चार का चार ऑप्शन ही दिया हुआ है। तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ठीक है। और उसके बाद आगे क्या है, नीचे में कूट दिया हुआ, बहुत लंबा प्रश्न है। चलिए नीचे में कूट दिया, सभी प्रश्न को पहले पूरी तरह से एक एक पेज पे रखते हैं, है ना, तब प्रश्न पढ़ने में ठीक है। ये आपके लिए सही है, ये सही है। उसके बाद अगला पढ़ते हैं, ठोस कपूर से जो है आपको कपूर वाष्प से बनाने की प्रक्रिया को, चलिए ऊर्ध्वपातन, सीधी सी बात है कि ऊर्ध्वपातन जो है ठोस से सीधे गैस में जो परिवर्तित होती है उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ठोस से सीधे आपको गैस में। और ऐसा जो देखने को मिलता है, किस में देखने को मिलता है, ठोस कपूर से आपको कपूर वाष्प जो बनती है, इसी को ऊर्ध्वपातन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जब पानी में जो है साधारणतः नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः घटेंगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहां पर, देखिए ये आपको सही लिखा हुआ है। अब गलत क्या है इस जगह, तो जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बिंदु क्या हो जाएगा, क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा। यहां पर आपको पूरी तरह से क्लीन करके लिखते हैं, ये आपको क्वथनांक बिंदु क्या होगा, क्वथनांक बिंदु आपको बढ़ेगा, है ना।
जबकि हिमांक क्या होगा, हिमांक घटेगा। हिमांक क्या है, घटेगा। ठीक है, तो यहां पर क्वथनांक क्या होता है, आप देखते होंगे कि जब आप पानी उबालते हैं या किसी भी चीज का प्रयोग करते हैं तो उसमें यदि आप नमक मिलाते हैं, अशुद्धियां यदि मिलाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि ये बढ़ेगा, तुरंत उबलने का प्रयास करेगा, तो यहां पर जो है क्वथनांक बढ़ जाता है। जबकि हिमांक आप देखते होंगे कि हिमांक घटेगा कैसे, आप आइसक्रीम खाते होंगे जो मार्केट में बिकता है, तो वहां पर देखिएगा वो जो बर्फ है उसके बर्फ के आसपास देखिएगा वो नमक रखता है। इसका अर्थ क्या है, जो भी टेम्परेचर रहता है उसके तापमान को और नीचे लेके जाने का प्रयास करता है, हिमांक से भी नीचे ले जाने का प्रयास करता है, तो अशुद्धियां यहां पर हिमांक को नीचे जबकि क्वथनांक को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो ये लाइन जो है आपको अशुद्ध है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर जो है आपको असत्य लिखा हुआ, असत्य है। असत्य कथन को पहचाना था, असत्य आपको 4 नंबर है, बल्कि आपको 3 सही है, तो आंसर केवल कौन सा बनेगा, केवल आपको 4 नंबर बनेगा। तो कूट थोड़ा सा प्रश्न लंबा था, तो यहाँ पर अच्छे से प्रश्न को पढ़ेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। आगे ले लें, अगला प्रश्न आपको है मीथेन का रासायनिक सूत्र। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र, यहाँ पर दोनों प्रश्न को मिला के बनाते हैं। मीथेन का रासायनिक सूत्र जो है पेज अलग अलग पर है, इस पेज पे ये है, आपको यहाँ पर ऑप्शन अलग पेज पर दिया है। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र सभी को मालूम होना चाहिए कि CH4 होता है। क्या सही है, कमेंट कर रहे हैं? यदि आप कमेंट कर रहे हैं तो साथ साथ आप बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, बिल्कुल चल रहा है। प्रशांत जी आइए, पूरी तरह से बनाइएगा, ये नहीं कि आप 1-2 कमेंट करें उसके बाद जो है हम लोग जो है पूरी तरह से गायब हो जाए। ठीक है, चले ठीक है। अरे प्रश्न आधा अधूरा दिया है, नहीं चलिए ठीक है, इधर से प्रश्न है, CH4 इधर दिया है तो बिल्कुल ठीक दिया हुआ है ना, ठीक है। चलिए आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या, और अगला भी जो है कूट में दिया गया है। आप लोगों को मालूम है कि आपका सभी का यहाँ पर सेट चलाया जाता है, जितने भी मार्केट में प्रसिद्ध कह सकते हैं कि जो फेमस किताब है उस सभी का सेट चलाया जाता है। चलिए इतना आपके लिए ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, स्लाइड पर आपको थोड़ा सा छोटा जा रहा है ना, चलिए बड़ा कर देते हैं अब। ठीक है, यहां पे ले लेते हैं, अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करने के लिए है। सोडा के बारे में बात कर रहा है, उसके बाद चौक के बारे में बात कर रहा है, और साधारण नमक के बारे में बात कर रहा है, और सिंदूर के बारे में बात कर रहा है। जिसके बारे में आप सबसे पहले जानते हैं तो सबसे पहले उसी को मिलाने का प्रयास करेंगे जो सबसे पहले आपको आता होगा। तो सबसे पहले आपको कौन सा आता है, साधारण नमक। ऐसा नहीं कि साधारण नमक किसी को नहीं आता होगा, साधारण नमक सभी को आता है। और साधारण नमक का जो फॉर्मूला होता है सोडियम आपको क्लोराइड, जिसको क्या क्या बोलते हैं, NaCl बोलते हैं। कोई दिक्कत, NaCl, तो NaCl आपको सोडियम क्लोराइड देखने को मिल रहा है। उसके बाद यदि बात करें कि सिंदूर का, तो सिंदूर को जो है इंग्लिश में तो वर्मिलन बोलते हैं, इसका जो होता है क्या होता है, आपको मर्क्यूरिक आपको सल्फाइड होती है। क्या होती है सिंदूर का, तो मर्क्यूरिक आपको सल्फाइड होती है, ये भी बहुत फेमस है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। और उसके बाद मर्क्यूरिक सल्फाइड का यदि बात करते हैं HGS होता है। क्या होता है, HGS। ठीक है, ये आप जानते होंगे, NaCl ये जानते होंगे, NaCl। ठीक है, और उसके बाद यदि बात करें आपको क्या है, सोडा है और क्या है, चौक है। तो चौक का क्या आपको पता है कि चौक का क्या होता है, कैल्शियम आपको कार्बोनेट होता है। चौक का क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो चौक का भी आपको पता होना चाहिए कि आपको कैल्शियम कार्बोनेट KNO3 होता है। क्या हो जाता है, KNO3। उसके बाद यहां पर आते हैं आपको क्या है, साल्ट पीटर। साल्ट पीटर का नाम सुने हैं, तो साल्ट पीटर जो होता है, अरे साल्ट पीटर का पोटेशियम आपको क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके बाद क्या है आपको पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। ठीक है, यहां पर किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का लिखे हैं, अरे CN होगा, इसका होगा KNO3। कहां से कैल्शियम Ca आपको यहां पर होगा, पोटेशियम आपको नाइट्रेट, और पोटेशियम नाइट्रेट होता है किसका होता है, आपको साल्ट पीटर का होता है, इसका KNO3 होता है, इसका KNO3 होता है, KNO3। ठीक है, ये ध्यान रखें, KNO3। के से क्या हो जाता है, पोटेशियम, ये तो जानते हो कि के से क्या होता है, पोटेशियम है ना, के का आपको पोटेशियम का होता है, और उसके बाद NO3, तो ठीक है। और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, उल्टा लिख दिए, CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आपको मर्क्यूरिक का HGS, ठीक है, पोटेशियम आपको नाइट्रेट का क्या होता है, पोटेशियम का, तो आपको प्रतीक पता होगा कि के होता है, और NO3 आपको नाइट्रेट। ठीक है, तो KNO3 पोटेशियम, यहाँ पर कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट का Ca, इसका तो आपको पता है Ca, और उसके बाद कार्बोनेट CaCO3। उसके बाद आपको यहाँ पे तो पता होगा, तो मैं मिलाने का प्रयास करिएगा। एक का कौन सा बन रहा है, एक का आपको 2 बन रहा है। उसके बाद चौक का क्या बन रहा है, चौक का आपको C बन रहा है। उसके बाद देखने को मिल रहा है क्या, 3 का जो देखने को मिल रहा है आपको साधारण नमक का आपको 4 नंबर देखने को मिल रहा है, और D का जो देखने को मिल रहा है आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको 1 नंबर देखने को मिल रहा है। 2 3 4 1 2 3 4 1 दीजिए, या आप B, इसको B लिखा हुआ है, उसके बाद C लिखा हुआ है, उसके बाद D लिखा हुआ है, उसके बाद A लिखा हुआ है। तो BCDA क्या है, BCDA। ठीक है, यहां पर आपको B नंबर आंसर बनेगा। बना रहे हैं, बिल्कुल सही चाह रहे हैं।
चलिए ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ठीक ना, चलिए सही है। चलिए प्रश्न यहाँ पर लाइट इतना रहता है, आंखों पर पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और पूरी तरह से व्हाइट है तो व्हाइट पे तो और दिक्कत होता है। चलिए धूप चश्मा बना देखते हैं कि धूप चश्मा, ये प्रश्न ठीक है, देखने में ठीक लग रहा है, देखने मतलब कि आपको यहाँ पर मोबाइल पे ठीक है ना, मोबाइल पे चलिए ठीक है। इससे आपको धूप चश्मा जो है लेंस बनाए जाते हैं, तो धूप चश्मा जो लेंस बनाया जाता है किसका प्रयोग किया जाता है, क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। देखिए सभी अलग अलग कांच का प्रयोग होता है, कांच आप लोग पढ़े होंगे कि अलग अलग कांचों का जो है प्रयोग अलग अलग जगह पर किया जाता है। तो धूप चश्मा, और धूप चश्मा जो कांच होता है वो कौन सा कांच होता है प्रयोग करते हैं, तो हम लोग जो प्रयोग करते हैं क्रूक्स का। फ्लिंट, यदि बात करें कि फ्लिंट कांच का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो फ्लिंट कांच का प्रयोग जो कैमरा जिससे बातचीत कर रहे हैं अभी, जिस कैमरा का प्रयोग किया जाता है, यहां पर आपको उस कैमरा में जो है फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कैमरा में जो कांच का प्रयोग होता है आपको फ्लिंट कांच का, जबकि यदि बात करें क्राउन कांच का प्रयोग कहां पर होता है, क्राउन जो होता है ये आपको लेंस जो कांच होता है ना, जो लेंस जिस ग्लास लगाया जाता है, जो आंखों में के लिए प्रयोग किया जाता है, जिस लेंस खास करके लेंस ग्लास के लिए, तो लेंस ग्लास के लिए प्रयोग करते हैं कौन सा, आपको क्राउन कांच का प्रयोग करते हैं। सोडा, यदि बात करें कि सोडा कांच का प्रयोग करते हैं, सोडा रहे मृद रहे, तो आपको ये बर्तन बनाने के लिए या घर के खिड़की के प्रयोग के लिए आपको सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो खिड़की सब के लिए जो है बर्तन बनाने के लिए कह सकते हैं कि बर्तन जो आप देखने को होता है जो खास करके खाया जाता है, प्रयोग किया जाता है खास करके जिस बर्तन में है ना, तो यहाँ पर जो है सोडा का कह सकते हैं। और खिड़की जितने भी घर में जो कांच सब का प्रयोग किया जाता है उस किसका प्रयोग किया जाता है, सोडा ग्लास का प्रयोग किया जाता है। इसी को सोडा कह सकते हैं या मृदु लिखा पड़ेगा, सोडा मृदु, तो दोनों आपको एक ही बात हो जाती है, आपको बर्तन और क्या कांच का प्रयोग, ठीक है। चले अगले प्रश्न पर, तो आंसर आपका बन चुका होगा कि धूप चश्मा के लिए जो प्रयोग किया जाता है, तो धूप चश्मा के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो सीधा सा बात है आपको किसका, क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। चले प्रश्न थोड़ा सा ऊपर नीचे कैसे हो रहा है प्रश्न, चलिए प्रश्न आपको, जबकि यहाँ पर एक और प्रश्न, चलिए देखते हैं। चलिए गन मेटल ये छूट चुका है, चलिए ठीक है, ये ले लेते हैं एक प्रश्न यहाँ पर। गन मेटल किससे बनाया होता है, तो गन मेटल आपको टीन बिल्कुल ठीक है, उसके बाद तांबा आपको बिल्कुल ठीक है, और जस्ता बिल्कुल ठीक है। तो आपको तांबा कितना प्रतिशत होता है, आपको 88% तो आपको तांबा ही देखने को मिलता है, ठीक है। और 2% यदि बात करेंगे 2% आपको कौन सा देखने को मिलता है, आपको जस्ता, जबकि 10% यदि बात करें तो 10% आपको टीन देखने को मिलता है। अर्थात उपरोक्त में से तीनों आपको गन मेटल सही जा रहा है। क्रूक्स कांच का प्रयोग कर दिए हैं। अब अगला ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, अंगों का अध्ययन किसको कहता है, अंगों का तो ऑर्गेन, तो ऑर्गेन बोला जाता है अंग को, और ऑर्गेनोलॉजी यहां पर देखने को मिल रहा है, ऑर्गेनोलॉजी, ऑर्गेन से ऑर्गेनोलॉजी आ जाता है। हिप्नोलॉजी से क्या, नींदों का अध्ययन, जबकि आपको राइनोलॉजी रहेगा, तो राइनोलॉजी से क्या चीज का अध्ययन किया जाता है, आप लोग बता सकते हैं कि राइनोलॉजी से किस चीज का अध्ययन करते हैं, क्या जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, लिख लीजिए। यदि राइनोलॉजी आपको नहीं पता है तो लिख सकते हैं कि जो नाक और नाक के जो अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है, खास करके साइनस के बारे में आप सुनते होंगे कि नाक का जो प्रॉब्लम, यदि किसी को सर्दी खांसी बार बार होती है तो उसको क्या बोला जाता है, साइनस बोला जाता है। तो नाक कह सकते हैं कि राइनो मतलब कि नाक, या आप नाक और नाक के अंतर्गत खास करके साइनस के बारे में, साइनस के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पर जो है इसको राइनोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। या यहाँ पर जो है आपको ओनिटोलॉजी, ये सही लिखा हुआ है, हिंदी में सही लिखा हुआ है, जबकि हिंदी बोल इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, जबकि हिंदी में आप थोड़ा सा इसको सुधार करना होगा। ओनिटोरोलॉजी लिखा है, तो ओनिटोरोलो नहीं होता और सिर्फ आपको टो होगा, ओनिटोलॉजी। तो यदि ओनिटोलॉजी के बारे में बात करें कि ओनिटोलॉजी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो यहाँ पर अस्तित्व, आपका जो अस्तित्व होती है और अस्तित्व का जो सिद्धांत दिया जाता है, तो अस्तित्व के सिद्धांत का कह सकते हैं कि जो अध्ययन किया जाता है उसको ओनिटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, आपको अस्तित्व का कह सकते हैं कि अध्ययन, ठीक है। चलिए, तो ये अध्ययन से अंतर्गत है, ओनिटोलॉजी आपको अध्ययन से अंतर्गत है, तो यहाँ पर उतना आप लोगों से नहीं पूछा जाता है। तो ये अध्ययन क्या, कौन सा अध्ययन, ये अध्ययन तो पूछा जाता है, लेकिन ओनिटोल के बारे में बात कर रहे हैं, ये अस्तित्व का अध्ययन कह सकते हैं, ठीक है। अस्तित्व लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अस्तित्व का आप दार्शनिक अध्ययन, है ना, ऐसी जरूरत नहीं है, अस्तित्व का दार्शनिक अध्ययन। ये दर्शन से संबंधित है, दार्शनिक आपको अध्ययन। तो यहां पर जीएस से इसका लेना देना नहीं है ना। चलिए ठीक है, तो सभी के बारे में समझ चुके होंगे, राइनो समझ चुके होंगे, और ऑर्गेन तो समझ में इसका आंसर आ ही रहा कि आपको अंगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऑर्गेनोलॉजी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों को 2 पेज करके मिला कर बनाया गया है, तो 2 पेज करके मिला करके बनाया गया है। तो आ जाते हैं, हम दोनों पेजों को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ने में हो सकता है कि छोटा हो, लेकिन कोई बात नहीं है। इस प्रश्न को देखते हैं, तो आपको लेक्टोबैसिलस, तो लेक्टोबैसिलस जो है
तो आप लैक्टोबैसिलस राइजोबियम है ना, दोनों को आपको मिलान करने के लिए बात कर रहा है। और उसके बाद कूट नीचे में दिया गया है, जो कोड है नीचे में दिया गया है, तो कोड नीचे में दिया गया तो मिलाते हैं तो लैक्टोबैसिलस और लैक्टोबैसिलस जो आपको देखने को मिलेगा कहां पे, दही में देखने को, दूध दही, ठीक है। राइजोबियम और नाइट्रोजोबियम जो जीवाणु है आपको कहां पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण देखने को होता है, लैक्टोबैसिलस आपको जीवाणु, जबकि ईस्ट जो है आपको कहां पर, तो ईस्ट जो है आपको अल्कोहल में देखने को मिलेगा। एस्परजिलस आपको कहां पर, साइट्रिक अम्ल में देखने को मिलेगा। तो आंसर आप बना लीजिए, आपको कौन सा बन रहा है, एक का जो बन रहा है, एक का आपको डी जा रहा है, एक का आपको डी जा रहा है, ठीक है। दो का जो आपको जा रहा है, दो का आपको सी जा रहा है, तीन का जो जा रहा है, तीन का आपको कहां जा रहा है, तीन का आपको बी जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद डी जो एस्परजिलस जो आपको देखने को होता है आपको ए जा रहा है, तो आपको डीसीबीए किसमें है देखते हैं, डीसीबीए आपको बी नंबर में है, तो आंसर बन जाएगा हम लोगों का बी नंबर बनेगा। लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, इसको कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, और जैसे जूम करते हैं तो अब आपके पास बिल्कुल अच्छे से प्रश्न जा रहा होगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि मानव शरीर में जो कौन सा रोग जो है कैल्शियम ऑक्सिलेट होता है, ऑक्सिलेट से, चलिए मानव शरीर में जो है कौन सा रोग का कारण जो है ऑक्सिलेट, कैल्शियम ऑक्सिलेट है। तो मानव शरीर, यदि बात करें कि मानव शरीर में और मानव शरीर में कैल्शियम ऑक्सिलेट जो होते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सिलेट के कारण से आप, चलिए यहां पर तो पहले प्रश्न समझने से पहले एक लाइन बता सकते हैं आप लोग, प्रश्न तो बताएंगे, आंसर तो बताएंगे क्या होती है, लेकिन कभी कभी आप सुने होंगे कि किसी किसी को जो है जब पथरी हो जाता है तो उसको कहा जाता है कि टमाटर नहीं खाने के लिए, सुने होंगे आसपास में, सुने होंगे कि जब आपको किसी किसी को, हम कह सकते हैं, आपको नहीं कह सकते, किसी किसी को यदि की बीमारी हो जाती है, कौन सी बीमारी हो जाती है कि किडनी में यदि स्टोन का पता चलता है कि किडनी में यदि स्टोन होती है, तो किडनी में स्टोन में उसको कौन सा नहीं खाया जाता है, टमाटर खास करके, क्योंकि टमाटर में क्या पाया जाता है आपको, ऑक्जेलिक एसिड पाई जाती है, और ऑक्जेलिक एसिड की वजह से, इसी वजह से कहा ऐसा जाता है कि नहीं खाना चाहिए किसको, जो जिसको किडनी में जो है पथरी हो जाती है। तो यहां पर जो आंसर बनेगा, अब देखिए कैल्शियम क्या है, ऑक्सिलेट है, तो कैल्शियम ऑक्सिलेट जो है पथरी है ना, ये जो कारण बनती है, पथरी का कारण बनती है, किडनी स्टोन का कारण बनती है। आंसर कौन सा जाएगा आपका, बी नंबर जाएगा। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने के लिए मानव रक्त में जो है प्लाज्मा जो है आपको प्राय प्रतिशत मात्रा जो है 100% होती है, 100% नहीं होती है। प्लाज्मा का पूछ रहा है कि प्लाज्मा जो है अपने आप में यदि 100% रहते हैं तो इसमें जो है पानी की यदि मात्रा लेते हैं तो पानी की मात्रा जो है 90-92% होती है, ठीक है। पूरी तरह से 100% नहीं होता है, कितना 90 से 92% आपको देखने को होता है प्लाज्मा में। और प्लाज्मा अपने आप में, यदि आप बात करें कि प्लाज्मा अपने आप में 100%, तो उसमें जो है 90 से आपको 92% पानी होती है। आगे ले लेते हैं कि मानव रक्त जो है लाल होता है, बिल्कुल लाल होता है, और ये मैग्नीशियम के कारण, तो मैग्नीशियम के कारण नहीं होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, और यह आपको मालूम होगा कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो यहां पर जो आंसर बन रहा है, मेरा एक सही है ना मेरा दो सही है, और पूछ क्या रहा है, अब बात कर लेते हैं उपयुक्त में से आपको कथनों में से असत्य कथन का चयन करें, अर्थात दोनों कथन जो है असत्य है। तो आंसर आपका जो बनेगा, आंसर कौन सा बनेगा, तो आंसर आपके लिए बनेगा 1 और 2, और 1 और 2 दोनों क्या है, असत्य है, ठीक है। चलें अगले प्रश्न पर, चलिए यहां पर है वह हार्मोन जो आपको लरो और उरो की धारणा से संबंध है। तो लरो और उरो के बारे में बात कर रहे हैं, और लरो उरो, सीधी सी बात है कि लरो और उरो जो आपको हार्मोन देखने को होता है, एड्रेनालाइन देखने को होता है, एड्रेनालिन है ना। तो ये जो आपको हार्मोन देखने को होता है, ये क्या काम करती है, शरीर को जब भी आप उत्तेजना या गुस्से में रहते हैं तो ये हार्मोन सक्रिय होती है, और सक्रिय होती है तो आपको एड्रेनालाइन, तो ये काम इसी को बोला जाता है क्या, लरो और उरो। और शरीर जो हर वक्त जो है एक तरह से गुस्से में हर वक्त तैयार रहता है लड़ने के लिए। जब कभी भी व्यक्ति गुस्सा होता है तो क्या लड़ने के लिए तैयार रहता है ना, और वैसे भी अचानक अवस्था में कह सकते हैं कि आपको ये लड़ने के लिए तैयार रखता है, ठीक है, कि अचानक हमला से बचाने के लिए। यदि आप कभी कभी देखते होंगे कि कोई व्यक्ति के पास उतना शक्ति नहीं है जितना कि कोई काम कर सकते, उठा सकते, हो सकता है कि किसी के पास पावर हो कि 50 kg ही उठा सकता है, लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है कि अचानक वो जो है 150 kg भी उठा दिया जाता है उसके द्वारा। कभी कभी आप देखे होंगे कि रील्स में जो है बच्चा जो है, छोटे बच्चे को बचाने के लिए जो है ग्रिल भी उठा दिया जाता है ना, तो लोहा को भी उठा देता है। तो ये जो पावर आती है, ये पावर कहां से आती है, ये पावर आपको यही एड्रेनालाइन आपको देती है, जो कि लरो और उरो हर वक्त जो है आपको बचाने का ये प्रयास करती है, जीवन में हर वक्त जो है अस्तित्व में जो है आपको ढालने का प्रयास करती है, कि हर वक्त जो है कम से कम सर्वाइव करने का प्रयास करेगा। तो ये आपको हार्मोन कौन सा है, आपको एड्रेनालाइन हार्मोन है, जो कि आपको बचाने का हर वक्त प्रयास करता है कि आप जो है पृथ्वी पर रहिए, है ना, किसी भी अवस्था में, ठीक है। चले अगले प्रश्न पर, सही है,
यदि जो साथ में बना रहे हैं तो साथ में बनाइएगा, जो कमेंट कर रहे हैं तो साथ में कमेंट करिएगा। आप नाम लिख के यूं ही नाम मत मिटा दीजिए, ठीक है? नाम लिखते हैं फिर मिटाते हैं, क्या लिखते हैं क्या आंसर देते हैं ये तो नहीं पता चला, ठीक है? तो मेरे पास तो आपका डिलीट आंसर आ रहा है ना? डिलीट आंसर कहने का अर्थ है क्या है कि कुछ लिखे हैं आप प्रशांत जी, उसके बाद जो है डिलीट कर दिए, तो क्या डिलीट किया है ये नहीं समझ में आ रहा है ना? चलिए लिखते हैं तो यूं ही लिखिए, जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। आइए बनाने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, और मोबाइल पे आपके सही तरीके से प्रश्न आ रही होगी, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल ठीक है प्रश्न, है ना? चलिए यहां पर देख लेते हैं, मानव मस्तिष्क में जो है नियंत्रण और नियमन का केंद्र कौन सा होता है? तो मस्तिष्क के बारे में बात कर रहे हैं, और अधिकांश छात्र का ये प्रश्न गलत था सुबह में। तो देखते हैं कि क्या है कि मानव मस्तिष्क में नियंत्रण एवं नियमन, जो नियंत्रण करता है और नियमन करता है, तो ये कौन सा भाग, मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है नियंत्रण और नियमन करता है? प्रश्न बहुत अच्छा है, और प्रश्न जो है अधिकांश छात्र से गलत हुआ है। तो क्यों गलत हुआ है? कुछ छात्र आपको सेरेब्रम मारे हैं, कुछ छात्र, अधिकांश छात्र सेरेबेलम मारे हैं, और कुछ ही छात्र जो है आपको मेडुला ऑब्लांगाटा मारे हैं। तो आंसर क्या होगा? कुछ कुछ आपको उपयुक्त में से कोई नहीं माने हैं। तो क्यों ऐसा हुआ है देख लेते हैं कि मानव मस्तिष्क में जो है नियंत्रण एवं नियमन का जो काम करता है, तो अनैच्छिक क्रियाएं जितनी भी होती है ये आपको देखने को मिलता है मेडुला ऑब्लांगाटा के द्वारा, और नियंत्रण और नियमन है। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा? तो आंसर आपका नियंत्रण और नियमन का बनेगा मेडुला ऑब्लांगाटा। जबकि यदि बात करें कि सेरेबेलम क्या करता है, ये संतुलन का काम करती है। क्या काम करती है? आपको संतुलन, और आपको बताया था कि सेरेबेलम आपको क्या काम करती है? संतुलन का काम करती है ना। बचपन में सेरेबेलम कम होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ता है, बहुत ज्यादा एज जो होता है, बुढ़ापे में भी जो है सेरेबेलम कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से जो व्यक्ति जो है खड़ा होने में संभावना थोड़ा सा दिक्कत होता है। और बच्चों को शुरुआती अवस्था में सेरेबेलम का अभाव होता है, इसी वजह से ऐसा नहीं होता है कि बच्चा जैसे जन्म लेता है खड़ा होकर दौड़ना प्रारंभ करता है। धीरे धीरे विकास होता है, और जैसे जैसे मस्तिष्क का विकास होता है तो वहां पर सेरेबेलम का भी विकास होता है, और बच्चा जो धीरे 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 बैठना स्टार्ट करता है, बैठने के बाद धीरे धीरे चलना प्रारंभ करता है, उसके बाद दौड़ना, और उसके बाद तो कहना ही नामुमकिन है ना। सेरेब्रम यदि बात करें कि ये मस्तिष्क का अग्रभाग होता है, और सेरेब्रम क्या करता है? सेरेब्रम आपको याद रखने का काम करता है, ठीक है? ये जितनी भी आपको यादाश्त शक्ति है, तो यादाश्त याद रखने का काम आपको सेरेब्रम करता है। संतुलन आप समझ सकते हैं। और मेडुला ऑब्लांगाटा जो भी आपको अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ठीक है, तो उसको कंट्रोलिंग कर सकते हैं, कि वहां पर अनैच्छिक क्रियाएं को आपको देखरेख करने का काम जो है मेडुला ऑब्लांगाटा का है। और कभी कभी आपको नियंत्रण नियमन का केंद्र जो है यदि मेडुला नहीं रहेगा, तब आपको क्या मार सकते हैं? तब आपको क्या मार सकते हैं? हाइपोथैलेमस मार सकते हैं। लेकिन हाइपोथैलेमस यहाँ पर नहीं दिया है, इसलिए जो है उपयुक्त में से जो कोई मार रहे थे क्या हाइपोथैलेमस, तो वो भी आंसर नहीं होगा। आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है, सी नंबर आंसर से है। बिल्कुल चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि वाहनों में लगा हुआ है जो हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है किस नियमन पर करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो आपको देखने को मिलता है किस नियम पर? तो पास्कल के नियम पर काम करता है। किस नियम पर? तो आप दाब, और आप हाइड्रोलिक ब्रेक लगाते हैं तो क्या लगाते हैं? तो आप प्रेशर ही देते हैं ना। गाड़ी जो रोकते हैं तो किस मेथड से रोकते हैं? तो आप प्रेशर के मेथड से, प्रेशर ही प्रेस करते हैं, और प्रेस मतलब कि आप दाब लगाते हैं, और इस वजह से है आपका गाड़ी जो है संतुलित होती है और रुकती है, ठीक है? ये तो आंसर आसान सा है कि आपको हाइड्रोलिक जो ब्रेक कार्य होती है, आपको पास्कल के नियम पर, जो कि आपको दाब से संबंधित ये नियम दिए थे। अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, और अगला जो है आप लोगों के लिए कूट संबंधित है। प्रश्न को थोड़ा सा हमको छोटा करना पड़ेगा, जिससे कि आपके पास पूरी तरह से प्रश्न आपके स्क्रीनिंग पे रहे, है ना। तो वायुमंडलीय आर्द्रता मापन जो है हाइग्रोमीटर से होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि आपको वायुमंडल का जो आर्द्रता मापते हैं हम लोग, किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। जबकि हाइड्रोमीटर से क्या मापा? ये हाइग्रो है, तो हाइग्रो बिल्कुल सही है कि आपको आर्द्रता मापी जाती है। और यहीं पर एक प्रश्न कोई गलत किया है कि आपको घनत्व मापा जाता है, तो वो क्या होती है? आपको हाइड्रोमीटर होती है। वो क्या होती है? आपको हाइड्रोमीटर होती है। तो हाइड्रोमीटर से द्रव के घनत्व को मापते हैं, द्रव के घनत्व को आपको हाइड्रोमीटर से, द्रव के घनत्व को। यहां पर जबकि ये सही लिखा हुआ है, लड़कों को लगा क्या ये गलत लिखा हुआ है, तो ये वायुमंडलीय आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जबकि यदि बात करें कि पोटेंशियोमीटर से जो है विद्युत आपको विभवांतर को मापते हैं। किसको मापते हैं? विभवांतर को मापते हैं। तो ये आप ध्यान रखना है कि आपको पोटेंशियोमीटर से विभवांतर को मापते हैं। तो आंसर मेरा एक ये सही है, और जबकि दो आपको देखने को मिलेगा क्या? चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापा जाता है, यहाँ पर विभवांतर। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि दो मेरा गलत जा रहा है, तो आंसर क्या बनेगा? तो आंसर बनेगा आपको एक सही है, जबकि
दो आपको क्या है, कौन सा कथन आपको पूछ रहा है कि यहाँ पर देख लेते हैं पूछ रहा क्या रहा है, उपरोक्त में से आपको सत्य कथन पूछ रहा है कि सत्य कौन सा है। तो सत्य जो आपको देखने को मिल रहा है केवल 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 आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, केवल आपको एक देखने को मिल रहा है जो कि आपका सत्य है। ठीक है, आंसर आप बना चुके होंगे जो कि केवल आपको कौन सा है, केवल आपका एक नंबर जो है केवल आपका सत्य है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चले चले चलिए, यहां पर फिर से कूट में आज के में जो है प्रश्न में आपको कूट कुछ ज्यादा दिया गया है, और जब कूट दिया गया है ज्यादा तो अच्छे से कूट को मिलान करेंगे, और कूट को मिलान करेंगे तो हम लोग अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कि कौन सा कूट इस बार बन रहा है। 15 नंबर पर प्रश्न पर है, और 15 नंबर के प्रश्न पर हम लोग देखते हैं कि नॉटिकल मील, और नॉटिकल मील से जो मापा जाता है, किसको मापा जाता है, समुद्री जो दूरी होती है, तो जो समुद्री दूरी जो मापी जाती है उसको क्या नौ आपको चालन कह सकते हैं कि नौ चालन में जो मापा जाता है आपको किसका, समुद्री दूरी का, समुद्री जहाज की। चलिए, समुद्री जहाज की यदि गति मापते हैं तो आपको नॉट से मापते हैं, किससे मापते हैं, नॉट से मापते हैं। कैलोरी जो मापी जाती है, कैलोरी आपको किससे मापी जाती है, आपको उष्मा, कैलोरी की किसकी मात्रा होती है, उष्मा की मात्रा होती है। जबकि वाट जो मापा जाता है आपको शक्ति, वाट जो है शक्ति का प्रयोग करते हैं, किससे, आपको वाट का प्रयोग करते हैं। तो आंसर आप बना लीजिएगा, आंसर आपका यहां पर बन रहा होगा, कौन सा आंसर बन रहा होगा, जल्दी से बनाइएगा आंसर के, कौन सा मिलान करिए, मिलान आप बना सकते हैं, आप आंसर से मिलान करिए। ठीक है, कि कौन सा आपका मिलान सही है। तो मिलान आप देखिएगा कि आपको एक का क्या बन रहा है, आपको एक का क्या बन रहा है, एक का सी बन रहा है। यदि बात करें कि दो का कौन सा बन रहा है, तो दो का आपको बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है डी नंबर, बिल्कुल डी नंबर जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद यदि बात करें आपको सी का, तो सी का आपको जो देखने को मिल रहा है, सी का आपको कौन सा, बी नंबर देखने को मिल रहा है। और वहीं पर आपको बात करें कि चार का, तो चार का कौन सा बन रहा है, ए नंबर। तो आंसर बन रहा है आपको बी नंबर बन रहा है, ये आंसर आपके लिए सही है। ठीक है, चले अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, और इस जब प्रश्न छोटा है तो करते हैं जूम, जिससे कि पढ़ने में आपको सुविधा हो, और जब सुविधा हो तो देख लेते हैं कि प्रश्न आपके लिए क्या है, पृथ्वी का पलायन वेग। तो पृथ्वी का पलायन वेग, ठीक है, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पृथ्वी का पलायन वेग आसान है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, यदि आप जवाब देना चाहते हैं तो जवाब दे सकते हैं कि पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है, यदि किसी भी चीज को पृथ्वी से बाहर करना होगा, पृथ्वी के कह सकते हैं कि पूरी तरह से पृथ्वी से बाहर फेंकना होगा, तो कितने आपको किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से फेंकना होगा, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये आप जानते हो कि पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से जो रॉकेट सबको जो हम लोग लॉन्च करते हैं, तो कितना कम से कम इतना तो रहना चाहिए, इससे अधिक कर सकते हैं, तो आप कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, तो पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, होता है क्या, होता है। ठीक है, बिल्कुल। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि आपके लिए है, प्रश्न कर देते हैं छोटा, जिसके लिए क्या प्रश्न बहुत बड़ा है। चलिए, कूट में है या क्या प्रश्न है, प्रश्न आधा अधूरा है। चलिए, नहीं ठीक है, प्रश्न पूरा कूट में नहीं है, आपके लिए 4 ऑप्शन ही है। ठीक है, तो जब 4 ऑप्शन है तो यहां तक में आपके लिए 4 ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर आपके लिए है, प्रकाश देखने पर क्या है, प्रकाश देखने पर जो है सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, जिसका कारण क्या है, पूछ रहा है कि आपको जो प्रकाश है सीधी रेखा में चलता हुआ, प्रश्न ठीक है पढ़ने में हो रही है, तो आपको प्रकाश जो है सीधी रेखा में आपको चलता हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण क्या होता है। तो प्रकाश जो सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, इसका सबसे प्रमुख कारण क्या होता है कि तरंग दैर्घ्य क्या होनी चाहिए, तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होना चाहिए। प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होना चाहिए, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होना चाहिए। तो आंसर हम लोगों का बनना चाहिए क्या, आपको बी नंबर, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होती है छोटी होती है। ठीक है, आज है अगले प्रश्न पर। चलिए, सूची 1, चलिए यहां पर तो आज देख लेते हैं, गोवा और दमन द्वीप को जो अंग बना था। चलिए, इसका मतलब है कि भारत में जो सम्मिलित किया जाता है गोवा और दमन द्वीप को। ठीक है, प्रश्न ठीक है ना। चलिए, तो अब पूछ रहा है कि गोवा, दमन और दीव भारत का क्या पूछ रहा है कि भारत का अंग बना है ना। तो भारत में जो है, भारत में पूरी तरह से जो मिलाया जाता है, भारत का जो अंग बनता है 9वां संवैधानिक संशोधन से, 10वां संवैधानिक संशोधन से, या 12वां संवैधानिक होगा, संविधान, अरे क्या लिखता है, मंथीवान लिखता है। चलिए, संविधान कर देना, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं है, संविधान। ठीक है, तो 12वां संविधान संशोधन, जबकि 13वां संविधान संशोधन। आइए सभी संविधान संशोधन पर बात कर लेते हैं जल्दी से। 9वां संविधान संशोधन जो आपको देखने को मिलता है, तो 9वां संविधान संशोधन क्या बोलता है, 9वां संविधान आप खुलना का क्षेत्र, ये होती कब है, आपको 1900 वैसे कह सकते हैं कि 60 में तो देखने को मिलता है, लेकिन इससे पहले एक संधि होती है, कब होती है, 1900 आपको क्या कहते हैं, 58-59 कह सकते हैं। ठीक है, लगभग, हाँ 58 कर सकते हैं, 1958 में। ठीक है, 1958 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि होती है, और जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि होती है तो भारत में एक क्षेत्र हुआ करता था बेरूबारी। ठीक है, कौन सा क्षेत्र हुआ करता था, बेरूबारी, और एक क्षेत्र हुआ करता था खुलना क्षेत्र हुआ करता था। और ये क्षेत्र, दोनों क्षेत्र किसको दे दिया जाता है, आपको
9वां संवैधानिक संशोधन जो 1960 में हो रहा है, संधि होती है 1958 में, ठीक है, ये संधि है, ठीक है, यहां पर क्या है, ये आपको संधि है, और संधि के अंतर्गत जो बेरूबारी और खुलना का क्षेत्र हुआ करता था 1960 के में, आपको 9वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये पाकिस्तान को सौंप दिया जाता है। किसको सौंप दिया जाता है? कि पाकिस्तान को दे दिए गए, ठीक है। तो आपको तकलीफ हो रहा है, कोई बात नहीं है। तो बेरूबारी और खुलना का क्षेत्र जो है उस वक्त की परिस्थिति के हिसाब से ये क्षेत्र किसको मिल जाता है? तो ये क्षेत्र मिल जाता है पाकिस्तान को, ये क्षेत्र दे दिया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि बात करें कि आपको 10वां जो आपको देखने को मिलता है, तो 10वां आपको क्या, तो पुर्तगाल के द्वारा, ठीक है, दादर नागर हवेली, जो दादर नागर हवेली को जो मिलाया जाता है, यहां पर यदि पूछे कि दादर नागर हवेली को, तो ये आपको किस संवैधानिक संशोधन से? दादर नागर हवेली, नाम सुने हैं ना, नगर हवेली पढ़ते हैं, दादर नागर नहीं पढ़ते, दादर नगर हवेली पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दादर नगर हवेली। और दादर नगर हवेली जो है इसको जो मिलाया जाता है किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 10वां संवैधानिक संशोधन। और ये होती कब है? तो ये होती है आपको 1961 में, ये संविधान संशोधन आपको देखने को मिलता है। वहीं पर यदि बात करें कि आपको 12वां संवैधानिक संशोधन, तो गोवा, दमन और दीव, और गोवा और दमन दीव को जो मिलाया जाता है किस संविधान संशोधन के द्वारा? आपको ये 1962 के द्वारा। और 1962 के द्वारा कब? तो 62 के द्वारा जो मिला था आपको ये गोवा, दमन, दीव को मिला था कब? 1962 के द्वारा। एक एक आपको वर्ष आगे चल रहा है। वहीं पर यदि बात करें कि आपको 13वां जो संवैधानिक संशोधन है, तो आपको 13वां संवैधानिक संशोधन आपको पूर्वी भारत से संबंधित है। और पूर्वी भारत के किस राज्य से? तो नागालैंड से। नागालैंड का जो विशेष राज्य का दर्जा, नागालैंड को जो कह सकते हैं कि राज्य का जो दर्जा जाता है, नागालैंड है ना, तो नागालैंड को कह सकते हैं जो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है यहाँ पर 13वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। और ये भी कब? 1962 में ये दिया जाता है। तो आपको 1960, 1961, 1962 ये आप सभी संविधान संशोधन याद रखेंगे। और इंपॉर्टेंट है ये जो आप रखेंगे, VVI कर के अंतर्गत रखेंगे। और ये आप देख रहे हैं कि सेट में इस तरह का प्रश्न सीधे तौर पर पूछा जाता है। और संविधान संशोधन आपको नवीनतम तो याद ही रहनी चाहिए, लेकिन पुराना जो संविधान संशोधन है, जो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, वो सभी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आज अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। और अगला प्रश्न जो है यहाँ पर मिलान करने के लिए है। और जब मिलान करने के लिए है तो जरूर है कि कूट आपको दिया गया होगा, तो प्रश्न को थोड़ा करना पड़ेगा छोटा, जिससे कि आपके लिए पूरा तरह से प्रश्न सामने आपके सामने स्क्रीनिंग पर रहे, ठीक है। यहां पर ले लेते हैं आपको 345, 327 है, 301 है और 315 है। सभी आपके लिए आपको महत्वपूर्ण आर्टिकल है। और आर्टिकल पूछ रहे हैं कि किस आर्टिकल में क्या दिया गया है। और इसी तरह से जो है आपको कूट दिया गया है। जो सबसे पहले आपको आता है, परीक्षा में भी वही काम करेंगे कि कूट के अंतर्गत जो सबसे पहले आपको आता है वही आप जानकारी के अनुसार से जो है उस कूट को आप मिला देंगे। 315 के बारे में सर्वाधिक आप पढ़े हैं, तो 315 के बारे में सर्वाधिक पढ़े हैं, तो क्या पढ़े हैं? संघ एवं आपको राज्य लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग के बारे में जो है आपको 315, ठीक है, 315, 323 ये पढ़े होंगे। 315 से 323 आपको संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़े होंगे। यदि बात करेंगे आपको 345, तो 345 में क्या है? आपको भाषा संबंधित है। और भाषा किससे संबंधित है? राज्य की जो है भाषा संबंधित आपको देखने को मिलता है, 345 देखने को मिलता है। वहीं पर यदि बात करें 300 आपको 27 में, तो 327 में क्या है? तो राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए जो उपबंध करने की संसद की जो शक्ति दी गई है, आपको 327 में दिया गया है। 301 में क्या है? तो व्यापार वाणिज्य समागम की आपको स्वतंत्रता दिया गया है। तो मिला लेते हैं, आपको एक का क्या बन रहा है? तो एक का आपको बन रहा है डी नंबर बन रहा है। और दो का यदि बात करें कि दो का हमको क्या बन रहा है? तो दो का सी नंबर बन रहा है। तीन का यदि बात करें तो तीन का क्या बन रहा है? तो बी नंबर बन रहा है। और यदि बात करें कि चार का क्या बन रहा है? तो चार का आपको ए बन रहा है। तो DCBA, DCBA कौन में जा रहा है? DCBA और DCBA यहां पर भी जा रहा है मेरा। किसमें आंसर जा रहा है? तो आंसर जा रहा है, सीधी सी बात है कि आपको बी नंबर में आंसर जा रहा है। आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि प्रथम आपको राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष बीजी खेर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि आपको जो प्रथम आपको राजभाषा के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, राजभाषा आयोग है तो प्रथम राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष हुआ करते थे ये कब? बीजी खेर हुआ करते थे। और राजभाषा आयोग के जो गठन के संबंध में जो आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद क्या है? 350। तो 350 नहीं हुआ, 344। तो 344 आर्टिकल किसमें? तो 344, 350 में नहीं। यदि बात करेंगे 350 में है क्या? 350 में आर्टिकल में 350 आर्टिकल में क्या है? सही लिख रहे हैं, यहां आपके पास आ रहा है, चलिए बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। यदि बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्र में, यहां पर यदि बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्र में जो स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, प्राथमिक क्षेत्र में यदि स्कूल में यदि बात करेंगे, स्कूल में शुरुआती दौर में प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा देती है किस भाषा में दी जाती है? मातृभाषा में। प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाती है, लिख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक पूछा भी गया है, प्राथमिक स्तर पर 2-3 दिन पहले जब सेट करवाए थे तो इसमें आपको बताए थे प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा आपको मातृभाषा में,
प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाती है किस भाषा में दी जाती है? मातृभाषा में। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? तो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा देते हैं मातृभाषा में, ये आपको आर्टिकल 350 बोलता है। जबकि 344 आर्टिकल क्या बोल रहा है? आपको राजभाषा आयोग के गठन के संबंध में। तो आपको कौन सा कथन आपको सत्य देखने को मिल रहा है? यहाँ पर आपको पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है कि आपको उपयुक्त में से आपको सत्य कथन के बारे में बात करना है। तो सत्य कथन केवल आपको कौन सा बन रहा है? तो सत्य कथन केवल आपको एक बन रहा है। इसका मतलब है कि केवल आपको आंसर बनेगा, केवल आपको एक आंसर बनेगा, है ना? केवल क्या बनेगा? एक आंसर बनेगा। यदि आपको किसी प्रकार का परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं और आगे ले लें प्रश्न। बोलना ज्यादा पड़ता है, थोड़ा सा रुकना भी पड़ेगा, है ना? क्योंकि आवाज समझ रहे हैं, लगातार बोलते बोलते जो है। चलिए आगे चले लेते हैं, अगला प्रश्न चलते हैं। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रुकेंगे, परेशान नहीं होनी ज्यादा, ठीक है? बीच बीच में आप लोग कमेंट नहीं करें। यदि कमेंट करते तो बीच बीच में आप लोगों से बातचीत करते, तो बातचीत करते तो होता क्या कि रुकावट होती थोड़ा सा, है ना? चलिए आते हैं। ये तो प्रश्न बना चुके हैं, चलिए हाँ ठीक है, वो प्रश्न बना चुके हैं। आज ले लेते हैं आपको 21 नंबर का प्रश्न। और 21 नंबर का जो प्रश्न आपके सामने में है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जो है चुनाव की संघ की जो अधिसूचना जारी करती है, अधिसूचना। तो आपको सीधी सी बात है कि चुनाव और चुनाव के बारे में जो भी कुछ लिखा हुआ रहेगा तो किसके बारे में, तो आपको कहां चले जाना है चुनाव के बारे में? तो उसके लिए अलग से बना ही दिया गया, एक तो चुनाव आयोग बनाया गया, लेकिन जनप्रतिनिधि आपको पूछ रहा है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत। तो ये जो आपको देखने को मिलता है कहां पर? संसद या आपको निर्वाचन आयोग या आपको राष्ट्रपति। ये सीधी सी बात है कि जो भी आपको अधिसूचना जारी करेगा, तो अधिसूचना किसके द्वारा आती है? इसके पास सबसे आपको शक्ति किसके पास रहेगी? तो आपको अधिसूचना जारी करने की शक्ति रहेगी आपको राष्ट्रपति के पास। किसके पास? तो आंसर बनेगा कौन सा? तो राष्ट्रपति बनेगा। क्या बनेगा आंसर? राष्ट्रपति बनेगा। 1951 आपको प्रतिनिधि आपको देखने को मिलेगा किसमें? तो आपको राष्ट्रपति के द्वारा यहां पर चुनाव की असंघ की जो अधिसूचना जारी की जाती है, ठीक है? अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न आप लोग थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, जिससे आप चले पढ़ने में समझ रहे होंगे कि आपको सुविधा होगी। तो अब जो है पढ़िए आप प्रश्न को। और प्रश्न आप लोगों के पास है 22 नंबर के प्रश्न है कि सदन में कोई व्यक्ति, है ना, सदन में कोई सदस्य जो है किसी प्रश्न पर लिखित यदि उत्तर चाहता है तो वह किस प्रकार का प्रश्न पूछता है? तो ऐसे कोई व्यक्ति यदि सदन में कोई उत्तर पूछना चाहता है तो वो किस प्रकार का प्रश्न पूछता है? तो आंसर होगा कौन सा? अतारांकित प्रश्न। कौन सा? तो अतारांकित प्रश्न, है ना? आसान आसान प्रश्न है, अतारांकित प्रश्न। अगले प्रश्न पर ले लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि वित्तीय स्थिति में केंद्र और राज्यों के मध्य जो है धन संबंधी विभाजन के उपबंधों में जो आवश्यक संशोधन किया जाता है, तो आवश्यक संशोधन किसके द्वारा किया जाएगा? और वित्तीय आपात है, यहां पर ध्यान रखेंगे, वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात की स्थिति में जो है केंद्र और राज्यों के मध्य जो है धन संबंधी विभाजन के उपबंधों में जो है आवश्यक संशोधन किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? तो ये राष्ट्रपति, केवल राष्ट्रपति, ठीक है? राष्ट्रपति, संसद नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वित्तीय आपात आपको केंद्र और राज्यों के बीच में है, क्या है? धन संबंधी जो संशोधन। तो संशोधन आम में संशोधन करता है, कौन करता है? तो ये आपको संसद के द्वारा। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है क्या? वित्तीय आपात की स्थिति में केंद्र और राज्यों के मध्य यदि धन संबंधी विभाजन के उपबंधों में कोई भी किसी प्रकार का संशोधन की आवश्यकता है, तो यहां पर जो आंसर बनेगा कौन सा बनेगा आंसर? तो आंसर बनेगा आपको राष्ट्रपति ही बनेगा, ठीक है? क्या बनेगा? तो राष्ट्रपति बनेगा, ठीक है? अगले प्रश्न पर ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है? कहां चला गया प्रश्न? यहां पर दे लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को दो आपको पेजों में मिला करके प्रश्न दिया, आधा ऊपर में है आधा नीचे में, तो दोनों को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब बताइए आप लोगों का प्रश्न बताइए। अब आपके स्क्रीनिंग पे सही तरीके से आपके पास पहुंच रहे होंगे कि संविधान में जो अनुसूचित जातियों के लिए किसके बारे में बात कर रहे हैं? कि आपको अनुसूचित जातियों के बारे में। यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपको अनुसूचित जातियों के बारे में है। तो अनुसूचित जाति होती है, अनुसूचित जनजाति होती है, यहां पर जनजाति के बारे में है। अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है आपको राष्ट्रीय आयोग का जो प्रावधान किया गया है, ये कौन सा? आपको अनुसूचित जनजातियों के लिए आपको 338 का है। जबकि जातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए यदि बात करें, जो आपको एससी होता है, ये आपको किसके लिए? एसटी के लिए बात करें। और एससी के लिए बात करें तो आपको एससी के लिए जो है आपको किसके लिए है? 338 है। और जबकि एसटी के लिए कौन सा है? 338। पहले दोनों एक ही हुआ करता था, लेकिन बाद में 89वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा जो है आपको इसको अलग कर दिया गया। यहां पर लिख भी सकते हैं 89वें आपको संवैधानिक संशोधन आपको 2003 के द्वारा जो है इसको अलग कर दिया जाता है, ठीक है? लिख सकते हैं आप एक लाइन, ठीक है? तो आपको इसको 338A बना दिया गया है। बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए आ जाए अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है स्क्रीनिंग पर 25 नंबर का प्रश्न है। और 25 नंबर का प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे कि भारत सरकार ने जो है 21वें क्या है? अनुच्छेद 21 है। और भारत सरकार ने जो अनुच्छेद 21 है, ठीक है? तो भारत सरकार ने जो आपको आर्टिकल 21
अधीन जो है प्राप्त 21 जो आपको अधीन प्राप्त अधिकारों को जो है कब निलंबित कर देगा। वैसे आप पढ़े होंगे कि किसी भी प्रकार का जो आपात लगाया जाता है या कुछ भी आपात लगाया जाता है, अभी रुक जाता है तो इसलिए आगे बढ़ते प्रश्न के आगे में है। क्या कहते हैं जो आपात लगाता है तो आप पढ़े होंगे क्या 20-21 को छोड़कर, ये नहीं पढ़े हैं कि 20-21 को छोड़कर जो है सभी पर जो है मूल अधिकार आपका क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। केवल मूल अधिकार कौन सा समाप्त नहीं होता है, 20-21 नहीं होता है समाप्त। कोई भी आपात लगे या कुछ भी लगे तो आपको 20-21 नहीं समाप्त। राष्ट्रीय आपात के बारे में खास करके बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय आपात में आपका 20-21 नहीं समाप्त होता है ना। अब लेकिन यहां पर प्रश्न पूछ रहा है कि आपको भारत सरकार ने जो है अनुच्छेद आपको 21 के अधीन जो है प्राप्त अधिकार को कब निलंबित कर देगा। निलंबित किया गया है 21 को, ऐसा नहीं कि निलंबित नहीं किया गया, तो निलंबित किया गया है आपको 1962 आपको चीनी आक्रमण के अंतर्गत जो है इस यहां पर जो है जब 1962 में जो है भारत पर जो है आक्रमण करता है चीन, और भारत चीन युद्ध के दौरान जो है यहां पर निलंबित कर दिया गया था 21 को। वहीं पर 1971 पाकिस्तान का जो आक्रमण, पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश जब बन रहा है उस वक्त भी जो है आपको यहां पर क्या किया जाता है 21 को आपको प्रतिबंधित कर दिया। तो वहीं पर बात करें 1975 तो आपको आंतरिक अशांति के दौरान जो इंदिरा गांधी के द्वारा लगा दिया जाता है। तो इस तीनों आधार पर जो आपको अनुच्छेद आपको 21 को जो है एक तरह से कह सकते हैं कि आपको निलंबित किया गया। तो निलंबित यहां पर उपर्युक्त तीनों होगा, क्या होगा आंसर, तो उपर्युक्त तीनों होगा। जबकि आपको 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा, 44वां संवैधानिक संशोधन आपको 1978 के द्वारा कहा गया क्या, अब यदि आपको देखिए जैसे ही राष्ट्रीय आपात लगता है तो 352 लगता है, कौन सा लगता है 352 लगता है, और 352 जैसे ही लगता है इसके साथ आपको दो आर्टिकल याद रहना चाहिए, इसके साथ आपको दो आर्टिकल जो है साथ साथ चले आता है। कौन कौन सा आता है, 358 और 300 कौन सा 59, कौन कौन सा 358 और 359 दोनों साथ साथ। जैसे ही 352 आता है तो 352 बोलेगा कि मेरे साथ तुम दोनों भी चलो, ठीक है, तो तुम दोनों भी चलो। और 358 के द्वारा जो है आपको मूल अधिकार जो 19 दिया गया है ये आपको समाप्त कर जाता है। 19 में जो भी आपको अभी जब ध्यान रखिए जो भी आपको 6 मूल अधिकार है पूर्णतः 19 के अंतर्गत जो है सभी आपको समाप्त होता है। अभी सीधा याद रखिए 19 आपका समाप्त है। यदि बात करें कि 359 के अंतर्गत क्या समाप्त होता है, तो 359 के अंतर्गत आपको जितने भी मूल अधिकार है किसको किसको छोड़कर 20 एंड 21 को छोड़ करके जो है सभी समाप्त हो जाता है। तो 20 एंड 21 को छोड़कर, ये बोल रहा है क्या छोड़कर, ऐसा पढ़े होंगे, ठीक है, कि 20 और 21 को जो है छोड़कर। लेकिन यहां पर प्रश्न क्या है, 21 को निलंबित किया गया है, ठीक है, लेकिन किया कब गया है, तो आपको 1975 से पहले। इसका मतलब है कि ये जो आपको लाइन लिखा गया कि 20 और 21 को छोड़कर, ये कब प्रावधान में ला दिया गया था कि 20-21 जो है आपको किसी भी हाल में जो है इसको आप क्या कह सकते हैं, एक तरह से मूल अधिकार आपका हनन नहीं होगा, खत्म नहीं होगा 20-21, और 20-21 खत्म नहीं होगा। ये बोलता है कि 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 बोलता है। और इतना आप डीप में पढ़िएगा तब ये सब प्रश्न आपको पता होगा। जब इस तरह से प्रश्न आपके सामने आएगा तब ये आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको टीचर ये सब बातें नहीं बताया जाता है, ठीक है। टीचर्स के पास पढ़िएगा तो आपको सीधा आपको 20-21 बताया जाएगा कि 20-21 पढ़े तो पढ़िए और उसके बाद जो है आगे बढ़िए, है ना, उसके आगे आपको कुछ नहीं बताया जाएगा, ठीक ना। तो आपको प्रश्न पूरी तरह से अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। जब तक प्रश्न नहीं बनाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलता। नए विद्यार्थी को कैसे पता, नया विद्यार्थी पूछ ही नहीं सकता, कैसे पूछेगा, क्योंकि उसको आपको ये सब पता ही नहीं है कहानी, तो ये सब पता ही नहीं कहानी कि ये सब भी पूछा जाता है। जब तक क्या कहते हैं पता चलता है कि ये सब पूछा जाता है उस वक्त में जो है आप जाने की स्थिति में नहीं रहते हैं कि उतने भीड़ में जो जाके उससे प्रश्न कर सकते हैं जिनके यहाँ आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए देख लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं कि आपको भारतीय संविधान प्रस्तावना, ये सब प्रश्न आसान है कि भारतीय प्रस्तावना की जो भाषा का जो स्रोत है कहां से लिया गया। तो ये भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना, यदि बात करें कि प्रस्तावना आपको कहां से लिया जाता है, आपको ऑस्ट्रेलिया से, जापान से बात करें तो आपको जो है एस्टेब्लिश, ठीक है, क्या चीज आपको विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया, यदि बात करें कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, फ्रांस से स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, यदि बात करें कि आपको फ्रांस से, आयरलैंड से तो बहुत सारा चीज आपको डीपीएसपी सबसे इंपोर्टेंट आपको डीपीएसपी है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आपको प्रस्तावना कहां से, प्रस्तावना की भाषा पूछ रहा है कि प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा आपको कहां से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है कि राष्ट्रपति, और उससे पहले भी एक प्रश्न है ना कि आपको संविधान का वह अनुच्छेद के अनुसार जो है संघ की भाषा हिंदी आपको देवनागरी जो है स्वीकार की गई है, ये किस आर्टिकल के तहत। और जस्ट अभी बात किए, कुछ ही क्षण पहले बात किए हैं आर्टिकल आपको 344 के बारे में, क्या बात किए हैं या नहीं बात किए हैं। और इसी तरह से आपको याद होना चाहिए, इस जब बहुत सारा सेट आप बनाते थे आपको याद हो जाएगा कि कौन सा आर्टिकल बात किए। अभी जो है भाषा आयोग के बारे में बात किया, अभी आपके पास 350 344 दोनों बात किए थे, तो आपको भाषा आयोग के बारे में बात किए। तो ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए भाषा आयोग के बारे में बात किए, तो भाषा आयोग तो ये सिंपल सी बात है कि नहीं होगा, ठीक है। यदि बात करें कि 120 में, आर्टिकल 120 में क्या है, तो संसद जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जो है
कार्य कर सकती है, ये आपको अनुच्छेद 20 में है, 343 के एक में आपको देखने हिंदी और देवनागरी में जो स्वीकार की गई है आपको 343 का आपको एक स्वीकार कर गया, आंसर एक ही है। 343 डी जो है इंपोर्टेंट नहीं है, वैसे फालतू में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन आपके फंसाने के लिए आपको दिया गया है। चले, अब तक ठीक है क्या? अब तक ठीक है? बफरिंग हो रहा है सर, ठीक है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ठीक है। उमेश जी कमेंट कर रहे हैं और बफरिंग हो रहा है तो एक बार ऑफ ऑन करके, यहाँ पे बिल्कुल सही है आपके लिए, पूरी तरह से यहाँ पर ऑन करके रखे हैं, बिल्कुल सही है ना। लेकिन अब ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, कि आपको उस दिन भी मैसेज था कि बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, आपको स्टार्ट शुरुआती दौर में जो है थोड़ा सा बफरिंग हुआ था, लेकिन उसको सुधार कर दिए हैं, है ना। उसके बाद यदि आते हैं तो आप डायरेक्ट लाइव रहिए तो आपको नहीं बफर करेगा, ठीक है। आइए, आप उम्मीद है कि एक बार फिर से आप कमेंट करेंगे, क्या बताएंगे कि मेरे पास भी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास भी जो है स्क्रीनिंग आपको ऑन करके रखे हैं आगे में कि क्या चल हो रहा है ना। चलिए, राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग, यदि बात करेंगे राष्ट्रपति पर जो आपको राष्ट्रपति पर आरोप, और कौन सा आरोप है? महाभियोग। और महाभियोग आरोप जो लगाया जा सकता है तो आपको कहां पर? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, निर्वाचन आयोग के द्वारा, या दोनों ही संसद के द्वारा। तो आपको महाभियोग, और महाभियोग किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल आपको 61 में दिया गया है। और यह जो है किस मतलब कि संसद के द्वारा जो है दोनों सदनों में कहीं पर भी हम प्रयोग कर सकते हैं। आर्टिकल आपको 61 के द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, और इसके लिए जो है राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पूर्व की सूचना जरूरी है, ठीक है। ये 14 दिन पूर्व सूचना आप दे दीजिए, और उसके बाद क्या करिए, आप महाभियोग की प्रक्रिया का प्रारंभ कर सकते हैं किसी भी संसद में, ठीक है, लोकसभा हो या राज्यसभा, कहीं पर भी आप प्रयोग इसका कर सकते हैं। आगे लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें। और स्टैंड अप योजना की घोषणा जो है 15 अगस्त 2015 को की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। और स्टैंड अप योजना के तहत जो है वित्त पोषण जो है आरबीआई के द्वारा की जाती है, तो आरबीआई के द्वारा नहीं की जाती है। ये किसके द्वारा वित्त पोषण की जाती है? आपको सिडबी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? आपको सिडबी के द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखेंगे, ये सिडबी के द्वारा की जाती है, तो आपका आंसर एक सही है जबकि दो गलत है। और उपर्युक्त कथनों में से सत्य पूछ रहा है कि सत्य कथन वाले कूट का चयन करना है, तो सत्य कथन, सत्य जो आपको कूट देखने को मिल रहा है कौन सा होगा? केवल आपको आंसर बनेगा, केवल आपका एक आंसर बनेगा, ठीक है। चले आगे, चलिए आगे आते हैं। आपको संयुक्त राष्ट्र एजेंडा के बारे में बात कर रहे हैं, और ये देखिए इकोनॉमिक्स में इस चीज को पढ़ाते हैं, ठीक है। और जब इकोनॉमिक्स में जब पढ़ाते हैं तो आप लोग उस वक्त ध्यान नहीं देते हैं। एसडीजी आपको 30 एसडीजी पढ़ा चुके हैं, सॉरी आपको 2030 के अंतर्गत जो है तो रखा लक्ष्य रखा गया है 2030 का, और कितना एसडीजी के अंतर्गत लक्ष्य रखा गया है? 17 लक्ष्य रखा गया। कितना रखा आपको लिखा हुआ भी है, आपको संयुक्त राष्ट्र एजेंडा के द्वारा जो ये लाइन भी आपको याद रहना चाहिए। ये लाइन में पूछा जाता है कि कितना लक्ष्य रखा गया है, तो 17 लक्ष्य रखा गया आपको। और पूछ रहा है कि आपको किसका उद्देश्य दोनों देशों के मध्य जो है, आपको उद्देश्य जो है, और दोनों देशों ने देशों के मध्य जो है भीतर असमानता को जो है कम करना है। क्या करना है? असमानता को कम करना है। तो असमानता को जो कम करना है, मध्य जो है देशों के भीतर जो असमानता को कम करना है, किस एसडीजी के अंतर्गत करना है? ये सभी एसडीजी आप जाइएगा आज एक बार गूगल का प्रयोग करिएगा। यहां पर तो हम आपको पूरा का पूरा सत्र बता नहीं सकते हैं, लेकिन आपको एक इमेज दिए हैं, इमेज आप लोगों के भी बता सकते हैं। और आसान सा पहला इमेज खोलिएगा तो आप जैसे ही गूगल पर लिखेंगे आपको क्या लिखेंगे? एसडीजी गोल। आपको क्या लिखेंगे? एसडीजी गोल्स आपको लिखेंगे 2030। तो एसडीजी गोल्स केवल लिख सकते हैं कि एसडीजी गोल्स के अंतर्गत इतना लिखेंगे तो आपके पास आएगा इमेज आएगा, और उसमें जो है 17 खटाल तैयार होगा, ठीक है। कितना खटाल होगा? आपको ये 17 खटाल इसमें तैयार होगा, ठीक है। इस तरह से जो है आपको बनाया हुआ होगा, 17 खटाल तैयार किया गया है। और 17 खटाल के अंतर्गत जो है यहां पर पूछ रहा है कि आपको मध्य आपको भीतर समानता, वो आप देखेंगे जाके पूरा का पूरा देखेंगे। आंसर यहां पर बनेगा, क्या बनेगा? आपका एसडीजी आपको 10 में कहा कि आप देखिएगा मिलाइएगा, वहां पर असमानता के बारे में बात कर गया। पहला की यदि बात करें कि पहला में क्या कहेगा, तो आपको लिखा हुआ पहला में मिलेगा, क्या मिलेगा? नो पॉवर्टी मिलेगा। क्या मिलेगा? नो पॉवर्टी, ठीक है। इंग्लिश में ही मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश में देखिएगा, इंग्लिश में नो पॉवर्टी मिलेगा। सभी के बारे में हम जिक्र नहीं कर सकते। दूसरा में मिलेगा जीरो हंगर मिलेगा, ठीक है। तीसरा में यदि बात करेंगे आपको गुड हेल्थ मिलेगा। इसी तरह से यदि पांचवा में बात करें, आपके पास पांचवा ऑप्शन लिखा हुआ है, पांचवा में क्या मिलेगा? तो पांचवा आपको जेंडर इक्वलिटी मिलेगा। क्या मिलेगा? जेंडर आपको इक्वलिटी मिलेगा, जेंडर इक्वलिटी मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे जेंडर इक्वलिटी। यदि बात करें कि आपको 11वां में क्या मिलेगा, तो आपको 11वां मिलेगा सस्टेनेबल सिटीज एंड क्या मिलेगा? आपको
सस्टेनेबल सिटीज कर सकता है और कम्युनिटीज कर सकता है, ठीक है। सिटीज और कम्युनिटीज आपको सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज आपको किस में मिलेगा, 11 में मिलेगा। वहीं पर बात करें कि आपको 12 में क्या मिलेगा, तो रिस्पॉन्सिबल आपको कंजप्शन मिलेगा, ठीक है। कंजप्शन और प्रोडक्शन आपको किसमें, आपको 12 में मिलेगा। इस तरह से अलग अलग भाषा का प्रयोग किया गया और सभी इंग्लिश में प्रयोग किया गया। तो यहां पर ध्यान रखेंगे और एसडीजी यहां पर जो बन रहा है 30 का आपको बनेगा सी नंबर आंसर बनेगा। आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं कि आपको कौन सा बनेगा। आप देखेंगे जाके अगर पढ़ेंगे एसडीजी का, एक बार आपको पूछा जा सकता है एसडीजी, तो एसडीजी के संबंध में आपको पढ़ेंगे कि एसडीजी पढ़ेंगे और लिखेंगे GOALS, गोल्स आप लेंगे तो वहां पर आपको एक इमेज आएगा, जाकर आप गूगल में देखेंगे और वहां पर जो है 17 आपको लाइन लिखा होगा, सभी इमेज पर अलग अलग लिखा होगा, थोड़ा थोड़ा चित्र भी बनाएगा, सिंबल भी चित्र बनाएगा। नो पॉवर्टी जैसे लिखा होगा, छोटा छोटा बच्चा बड़े व्यक्ति का साथ में जो एक हाथ में आपको मिलाया गया होगा, ठीक है। और इस तरह से जो है सभी पर आप ध्यान रखेंगे। जैसे ही हेल्थ का आएगा तो थोड़ा सा हेल्थ का चित्र होगा आपको, है ना। जेंडर इक्वलिटी में होगा प्लस माइनस होगा, एक प्लस माइनस होगा, प्लस से जो क्या कहते हैं आपको दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं, माइनस से किसको दर्शाते हैं, उसमें सभी बातें आपको लिखा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। पूरी विस्तार से तो बात कर नहीं सकते, यहाँ पर पढ़ा नहीं रहे हैं एसडीजी के बारे में, आंसर केवल बताएंगे। यहाँ पर जो आते हैं आपको भारत में जब नियोजन की शुरुआत क्या है, भारत में जब से नियोजन की शुरुआत हुई तब से आपको भारत की जो है सकल राष्ट्रीय आय में जो है कृषि का हिस्सा लगातार क्या होता दिखाई पड़ रहा है। जो लगातार कृषि का हिस्सा क्या देखने को मिल रहा है कि निरंतर कम होते देखने को मिल रहा है ना। कि आपको जब से नियोजित की शुरुआत होती है, भारत एक कह सकता है कि जो जैसे जैसे आपको एक तरह से सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा क्या देखने को मिल रहा है, आपको लगातार कमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जबकि आपको सेवा क्षेत्र जो है, अभी सेवा क्षेत्र सबसे अधिक आपको यदि पूछे कि सेवा क्षेत्र क्या होता है, सेवा क्षेत्र सबसे अधिक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और कृषि धीरे 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 लगातार कमता जा रहा है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि आपको यहाँ पर मिलान करने के लिए है, और मिलान जैसे है तो आपको आधा मतलब आधा दूसरे पेज पर है और आधा दूसरे पेज पे है। लंबा प्रश्न है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर कर दे। चलिए अब तो ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है प्रश्न, है ना। उमेश से क्या लिख रहा है, हम उसी वक्त कमेंट किए थे, अब आपको शो कर, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो शो थोड़ा सा लेट से हो रहा है, ठीक है। कमेंट थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ठीक है। चले, समझ रहे हैं आपकी बात को, आपकी भावना को हम समझ रहे हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है ना। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात। यहाँ पर आते हैं, बना रहे हैं, साथ साथ बना रहे होंगे तो आप बना रहे होंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि आप बनाते होंगे, ठीक है। यदि आप बिहार दरोगा का यदि एग्जाम देने वाले हैं या मध्य निषेध का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप जो है इसके बाद जो है, अभी तक तो बिहार दरोगा का चल रहा था, हो सकता है कि आपको जो है करंट अफेयर्स जितने भी आपको साल भर का करंट अफेयर्स है वो रिवीजन, अब जो है आपको रिवीजन जरूरत है। और इसके बाद जो यहाँ पर जो है सेट को लगभग बंद करेंगे, और सेट को बंद करने के बाद जो है आपको रिवीजन किसका करवा देंगे, करंट अफेयर्स का। और करंट अफेयर्स का रिवीजन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर्स का रिवीजन, ठीक है। तो करंट अफेयर्स जो आपको पूरी तरह से साल भर का, कम से कम जनवरी से आपको याद रहना चाहिए, पिछले जनवरी से याद रहना चाहिए, इस जनवरी तक का याद रहना चाहिए, है ना। इस जनवरी तक का तो आप करंट अफेयर्स जो लेटेस्ट होगा तो वहां तक तो बताएंगे ही, ठीक है। चलिए आते हैं, मिलाते हैं, यहाँ पर प्रश्न करते हैं आपको किसके बारे में है, एड वेलोरम के बारे में है। और एड वेलोरम जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, तो एड वेलोरम आपको किसकी, आपको मूल्य के अनुसार जो है करारोपण, किसके बारे में बात करता है, ये मूल्य के अनुसार जो है करारोपण के बारे में बात करता है, एड वेलोरम बात करता है, ठीक है। आपको एक का डी देखने को मिल रहा है। वहीं पर बात करें कि आपको अग्रिम कर, जो अग्रिम कर जो दिया जाता है आपको अर्जित आय के आधार पर दिया जाता है, तो अग्रिम कर जो दिया जाता है 2 का आपको बन रहा है, 2 का सी बन रहा है, तो 2 का सी बन रहा है आपको, ठीक है, आपको अर्जित कर के आधार पर। वहीं पर बात करें बूम, बूम आप शब्द सुने होंगे, तो बूम जो किया जाता है किसमें, आपको आर्थिक क्रियाओं की तेजी से विस्तार, जो आर्थिक क्रियाओं के, आर्थिक क्रिया यहां पर लिखा हुआ है, तेजी से विस्तार यहां पर लिखा हुआ है, आर्थिक क्रियाओं का आपको तेजी से विस्तार, ठीक है। बूम जो है, बूम शब्दों का प्रयोग आर्थिक क्रियाओं का तेजी से विस्तार के लिए किया जाता है। जबकि आपको प्रशासित, आपको मूल्य जो बात करें कि आपको मूल्य निर्धारण केंद्रीय शक्ति के द्वारा, तो हम लोग मिलाते हैं, आपको 1 का जो बन रहा है, 1 का बन रहा है, क्या बन रहा है, डी बन रहा है। यदि बात करें कि 2 का जो बन रहा है, 2 का आपको सी बन रहा है। यदि बात करें आपको 3 का, तो 3 का कौन सा बन रहा है, आपको बी बन रहा है। वहीं पर 4, यदि बात करें कि 4 का जो बन रहा है कौन सा बन रहा है, तो 4 का आपको बन रहा है ए नंबर बन रहा है। तो आंसर मिलेंगे आपको डी सी बी ए, डी सी डी सी डी सी डी सी बी ए। तो यहाँ पर आंसर, यहाँ पर भी बन रहा है, मेरा आंसर बी नंबर बन रहा है। चले अगले प्रश्न में बात करते हैं कि आपको भारतीय, चलिए थोड़ा प्रश्न
पढ़ा कर ले कि आपको भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको कि सिडबी, जस्ट नाम लिया कि सिडबी का जो स्थापना होती है, सिडबी की स्थापना कब होती है। तो सिडबी की जो यदि आप स्थापना के बारे में बात करते हैं कि सिडबी की स्थापना कब होती है, तो 1990 में आके सिडबी की स्थापना होती है। तो सिडबी की स्थापना, डायरेक्ट आपको फैक्ट पूछ रहा है और फैक्ट डायरेक्ट लेंगे तो फैक्ट आप याद रखेंगे, जितना आप फैक्ट याद रखते हैं अच्छी बात है, आपको 1990, ठीक है। चले अगले प्रश्न पर। तो यहां पर जो है अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीनिंग पर है कि जब आपको बैंक आरबीआई के पास जो है धन जमा करता है तो आरबीआई उस पर जो है बैंकों को ब्याज देता है, उसे क्या कहा जाता है। अब देखिए बैंक क्या लग रहा है, बैंक आरबीआई के पास जो है जो धन, आप ऐसा समझिए कि बैंक आरबीआई ले लेती है किससे, छोटे बैंकों से लेती है। आरबीआई छोटे बैंकों से जैसे ही लेती है, एक तरह से उसको बोलता है क्या कि मार्केट को कंट्रोल करना है आरबीआई को। तो छोटे बैंक के पास यदि बहुत ज्यादा मार्केट में दे दिया है तो उससे बोलेगा कि तुम मेरे पास दे दो रुपया, और जब तुम रुपया देगा तुमको हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ब्याज देंगे, लेकिन तुम हमको मार्केट से जो है कुछ जल्दी से हमको रुपया पहुंचाओ। यहां जो ब्याज एक तरह से उल्टा छोटा बैंक लेता है आरबीआई से ना, लेकिन यहां पर उल्टा काम कर रहा है। तो उल्टा जो करेगा रिवर्स कर रहा है, ठीक है। तो रिवर्स कर रहा है तो यहां पर जो होगा क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट होगा। जब बैंक आरबीआई के पास जो है धन जमा करता है आरबीआई के पास, तो यहां पर है कौन सा, बैंकों को जो ब्याज दिया जाता है कौन सा, रिवर्स रेपो रेट पर दिया जाता है। और रिवर्स रेपो रेट आपको बराबर याद करवा रहे हैं, लगातार आपको याद करवा रहे हैं कि वर्तमान में कितना है, और बार बार अभी 6 दिसंबर 2025 को जो है इसमें क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया है। उसके बाद जो है कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि रिवर्स रेपो रेट कितना है, तो रिवर्स रेपो रेट यहीं पर लिख देते हैं, आपको 3.35 है, ठीक है। कम से कम आपको रिवर्स रेपो रेट याद रहना चाहिए, और कम से कम आपको क्या रहना चाहिए, रेपो रेट याद रहना चाहिए। और रेपो रेट कितना है, आपको यहां पर है 5.25 है, कितना है, 5.25 है। जबकि यदि बात करें कि सीआरआर कितना है, तो सीआरआर जो है कितना है, सीआरआर आपको 3% कर दिया गया, कितना कर दिया है, सीआरआर 3%। वहीं पर बात करें कि एसएलआर कितना क्या है, तो एसएलआर जो है किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, आपको 18% रखा गया है। तो कम से कम आपको दो बातें तो याद रहना चाहिए, 5.25 बैंक दर सब आप याद नहीं भी रखते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको रिवर्स पूछा जाता है बार बार, रेपो रेट पूछा जाता है बार बार, आपको क्या कहते हैं, एसएलआर और सीआरआर बार बार पूछा जाता है। इतना आप याद रखते हैं तो अच्छी बात है। आगे ले लेते हैं अगला प्रश्न कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक आपको कौन जारी करता है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है जारी करने वाला जो संस्था है यह है द हेरिटेज आपको फाउंडेशन के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। और इस बार जो है आपको कुल मिलाकर 176 देशों में जो है भारत जो है 176 देशों में भारत का 176 देशों की सूची तैयार की गई थी, और 176 देशों में भारत जो है किस स्थान पर रहता है, तो 128वें स्थान पर रहता है। और यदि बात करें कि प्रथम स्थान पर कौन सा रहता है, तो प्रथम स्थान पर सिंगापुर, प्रथम स्थान पर कौन सा, तो प्रथम स्थान पर आपको सिंगापुर। और उसके बाद यदि बात करें कि प्रथम स्थान के साथ साथ सेकेंड स्थान बात करें तो आपको सेकेंड स्थान पर कौन सा, तो स्विट्जरलैंड आपको रहता है, सेकेंड स्थान पर रहता है। आपको ये 2025 वाला डाटा है तो ये आप ध्यान रखेंगे, स्वतंत्रता का सूचकांक याद करेंगे, ठीक है। किस कौन सा स्वतंत्रता, ये ध्यान रखेंगे, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है ना। चलिए आ जाते, स्वतंत्रता अलग अलग प्रकार का होता है, तो यहाँ पर जो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, यहाँ पर अगर अलग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर फिर से कूट संबंधित प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करने के लिए भारत में जो है असंगठित क्षेत्र जो है संगठित क्षेत्र की बजाय जो है अधिक रोजगार सृजन करता है। तो बिल्कुल बात सही लिखा हुआ है, ये बात बिल्कुल है। असंगठित क्षेत्र किसको कहते हैं, जिसका कि सरकार के पास कोई लेखा जोखा नहीं है, और वो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और सब जिसको सभी को तो रोजगार मिलेगा नहीं, तो अधिकांश व्यक्ति जो है असंगठित क्षेत्रों के अंतर्गत ही जो है रोजगार ये प्राप्त करता है। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जबकि अगला जो प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है, तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय यहां पर लिखा हुआ है कि सिंगापुर, जबकि होती कहां पर है, मुख्यालय है कहां पर आपको एशियाई विकास बैंक का, तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है, फिलीपींस के कहां पर राजधानी जो आपको देखने को मिलता है मनीला, तो यहां पर मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी आपको कहां पर है, तो फिलीपींस याद रखेंगे, फिलीपींस की राजधानी कहां पर, तो मनीला में याद रखेंगे। और उसके बाद यदि बात करेंगे एशियाई विकास बैंक, तो एशियाई विकास बैंक में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, तो वर्तमान में इसमें हो चुका है 69 सदस्य देश। आप लोग पहले 68 पढ़े होंगे, वर्तमान में देश सदस्य देश यहां पर लिखते हैं सदस्य देश, ये याद रखेंगे करंट अफेयर्स के अंतर्गत। तो आपको सदस्य देश, और सदस्य देश कौन सा है, 69वां सदस्य देश आपको कौन सा देश है, आपको इजराइल जो देखने को मिलता है, आपको 69वां सदस्य देश, ये भी लिख लीजिए, आपको इजराइल है ना, इजराइल जो है आपको 69वां सदस्य देश है। जबकि ये बात करें कि आपको इसकी स्थापना कब होती है, तो आपको एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब होती है, 1966 में होती है, जिसका मुख्यालय कहां पर है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में आपको इसकी आपको मुख्यालय देखने को मिलता है। आपको एक सही है जबकि दो आपको गलत है, दो गलत था, तो यहां पर आंसर क्या बनेगा, आंसर केवल आप पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है यहाँ पर असत्य, उपरयुक्त कथनों में से जो है असत्य कथन वाले जो है कूट का जो है चयन करना है। तो असत्य कथन, तो असत्य कथन मेरे पास जो है 2 नंबर जो है असत्य है, कौन सा है, असत्य जो है 2 नंबर जो है असत्य है, ठीक है ना।
असत्य पूछ रहा है, देखेंगे कि सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है, अंतिम में देखेंगे कि असत्य। पहले हम लोग पूरी तरह से प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न पढ़ने के बाद जो है हम लोग देखेंगे कि असत्य पूछ रहा है कि सत्य। ऐसा नहीं कि बना लिए सभी चीज तो पूछ देख लिए और हम लोग मार दिए, केवल एक में मार दिए कि एकदम सत्य है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, ऐसा होता है प्रश्न बनाने के स्पीड बनाने के चक्कर में जो है ऐसा होता है। और जब आप एग्जाम हॉल में रहिएगा तो एग्जाम हॉल में खास करके ऐसा होता है। तो ये ध्यान रखेंगे अच्छे से, अंतिम में देखेंगे किस पे पूछ रहा है, ये किसको पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है सत्य पूछ रहा है, ये लाइन पर बार बार ध्यान रखेंगे। चले अगले प्रश्न पर चले। चलिए अगला ले लेते हैं, अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न भी कूट है, देख रहे कूट कितना पूछ रहा है। और बिहार दरोगा मिस्त्र का प्रश्न आपको जो है परेशान करेगा, कूट बार बार पूछ के, ठीक है। और आपका समय टेकन करेगा, खास करके समय टेकन करवाता है इस तरह का प्रश्न। और आपका दिमाग जो है यदि अच्छा से थोड़ा सा 2-4 प्रश्न इस तरह से नहीं बन रहा है तो आप जो है परेशान हो जाइएगा। तो यहां पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं, जो बनेगा ठीक है, जो नहीं बनेगा तो उसको भी जो है बाद में अटेम्प्ट करिएगा। चलिए पहले यहां पर देख लेते हैं। वृहद सिंचाई परियोजना और वैसी परियोजना होती है जिसके अंतर्गत आपको 10,000 आपको हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि होती है। तो बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है, जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक होती है वहां पर वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और वहीं पर बात करें कि लेटराइट मिट्टी में जो है आयरन, चूना और एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और की बहुलता होती है। तो लेटराइट में जो है आपको चूना की, और चूना कह सकते हैं, और चूना के साथ साथ क्या ह्यूमस कह सकते हैं, और ये इसकी क्या होती है, कमी होती है। चूना, नाइट्रोजन, ठीक है, चूना, नाइट्रोजन, और उसके बाद क्या कहते हैं, ह्यूमस, ह्यूमस, इसकी जो है आपको कमी देखने को मिलती है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, चूना पूछ रहा है कि चूना एवं आपको मैग्नीशियम की बहुलता मतलब अधिकता होती है। तो ये जो है लाइन क्या लिखा हुआ है, गलत लाइन लिखा हुआ है। तो चूना नहीं होती है अधिकता, आपको 1 नंबर सही लिखा हुआ है जबकि 2 नंबर गलत लिखा हुआ है। तो आंसर क्या बनेगा, उपयुक्त कथनों में से जो है पूछ रहा है क्या, असत्य कथन वाले कूट का चयन करना था। असत्य आपके पास कौन सा है, असत्य आपके पास यहां पर भी है, कौन सा बनेगा, आंसर बनेगा आपको बी नंबर आंसर जा रहा है। कौन सा आंसर जा रहा है, बी नंबर आंसर जा रहा है। चले अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न जो है मिलान करना है, और मिलान करना है यहीं पर देखेंगे, ध्यान से रखेंगे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है। और क्या है, 4 यहीं पर है, सूची 1 सूची 2 क्या चल गया। और यहाँ चलिए आधा प्रश्न ऊपर में, आधा नीचे में है। पहले मिला लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर चलिए यहाँ तक ठीक है। अब मिलाने का प्रयास करिए कि यहाँ पर जो आपको देखने कोटोपेक्सी, और कोटोपेक्सी आप देखिए ज्योग्राफी से संबंधित है। कोटोपेक्सी जो है ये आपको ज्वालामुखी है, और किस कहां पर ये पूछ रहा है, तो ये ज्वालामुखी आपको इक्वाडोर में है, और इसी जगह इसकी राजधानी भी है इक्वाडोर। और इक्वाडोर की राजधानी जो आपको देखने को मिलता है, क्योटो जो देखने को मिलता है, इसी के आसपास में इसकी राजधानी है। तो कोटोपेक्सी जो है आपको दक्षिणी अमेरिका में चले जाना है, और यहाँ पर आपको मिलेगा कोटोपेक्सी मिलेगा, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। जबकि यदि बात करें कि आपको एरिबस जो देखने को मिलता है, तो एरिबस आपको कहां पर देखने को मिलता है, एरिबस आपको देखने को मिलता है राजद्वीप। और ये राजद्वीप है कहां पर, अंटार्कटिका में है। कहां पर है, आपको अंटार्कटिका में है। और अंटार्कटिका में जब है तो ये क्या कहता है, किस प्रकार का है, ये भी सक्रिय है। आपको ये सक्रिय ज्वालामुखी है, और 1972 से लगातार ये सक्रिय है। 1972 से क्या है, लगातार सक्रिय, अभी भी सक्रिय है, ठीक है। जब आपको दे रहे हैं ये वीडियो उस वक्त भी सक्रिय है। यदि बात करें कि विसुवियस, और विसुवियस कहां पर है, इटली। और यदि बात करें कि इटली पर कहां पर, तो इटली में आपको जाना पड़ेगा, नेपल्स जाना पड़ेगा। कहां पर जाना पड़ेगा, नेपल्स, आपको एक द्वीप है देखने को मिलेगा, तो नेपल्स में आपको, इटली के नेपल्स में। और ये किस प्रकार का है, विसुवियस जो आपको सुसुप्ता अवस्था में, किस अवस्था में, आपको सुसुप्ता अवस्था में देखने को मिलता है। तो सुसुप्त है, तो सुसुप्ता मतलब कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि ना सक्रिय है ना मृत है, दोनों के बीच में है, कभी भी सक्रिय हो सकती है। ये आपको विसुवियस। यदि बात करें कि एटना, एटना जो आपको क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये कहां पर है, एटना जो है सिसिली, और सिसिली आपको इटली के सिसिली द्वीप पर है। कहां पर है ये, आपको इटली के सिसिली द्वीप पर है, और इटली के सिसिली द्वीप पर है। और ये किस प्रकार का है, ये भी आपको सक्रिय देखने को मिलता है, ठीक है। तो सक्रिय ज्वालामुखी ये भी ध्यान रखेंगे। और यहां पर हम लोग बनाएंगे, अब प्रश्न बनाएंगे। एक का जो हम लोग को जा रहा है, एक का कोटोपेक्सी जो जा रहा है, सी नंबर जा रहा है। और उसके बाद एरेबस जो जा रहा है, आपको 2 का कौन सा जा रहा है, 2 का आपको डी जा रहा है। यदि बात करें कि आपको 3 का विसुवियस, 3 का विसुवियस कहां चला गया, आपको इटली, इसका मतलब क्या है, बी नंबर जा रहा है। और यदि बात करें कि 4 का इटली, एटना, एटना कहां पर, आपको सिसिली जा रहा है, आपको ए नंबर जा रहा है। तो आपको सी डी बी ए, सी डी बी ए, सी डी बी ए, सी डी बी ए, अरे सभी अधिकांश का आपका आंसर जा रहा है, आज बी नंबर आंसर जा रहा है। जितना भी आपको कूट देखने को मिल रहा है, अधिकांश का आंसर क्या जा रहा है, आपको बी नंबर जा रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि बना रहे हैं कमेंट भी करिएगा, साथ साथ कमेंट भी करिएगा। आपका कमेंट हम देख रहे हैं कि कमेंट आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ना। चलिए ठीक है, आगे करें, चले आगे चले।
आप लोग जो ओबीसी हैं लाइन पे हैं या जो क्या कहते हैं आपको परेशान चाहिए, तो आप लोगों का क्या बिहार दरोगा का एग्जाम है? आप बताएंगे कि एग्जाम है तो कहाँ पर है, किस जिला में है और किस डेट को आपको दिया है एग्जाम का, है ना, कि किस तारीख में आपका एग्जाम होगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, विश्व की आपको निम्न नदियों में से सर्वाधिक जो लंबी नदी देखने को मिलता है, विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी नदी है? विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी तो है तो नील नदी, लेकिन नील तो आपके पास ऑप्शन में है ही नहीं। यहाँ पर विश्व की निम्न नदियों में से आपको सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, अब ऑप्शन में से देखना है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी यहाँ पर कौन सा है। अब देखिए इस तरह का प्रश्न आपको दिक्कत दे देता है, ठीक है, क्योंकि आप नील यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, आपको रटा हुआ क्या है कि नील नदी ना, आपको ऑप्शन में रटा हुआ कि विश्व की सबसे सर्वाधिक लंबी नदी तो नील नदी। और नील की यदि बात करें कि नील की सर्वाधिक जो यदि बात करें कि कितनी लंबाई है, तो ये याद रखना है कि नील है ना, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? नील, बिल्कुल नील नदी है, ठीक है। और नील नदी की यदि बात करें कि 66-50 आपको किलोमीटर ये बहती हुई आपको चलती है, ठीक है, 66-50 किलोमीटर ये चलती है तो नील नदी, ठीक है। अभी याद नहीं करेंगे कहां से निकलती है, क्या निकलती है, ठीक है, अभी छोड़ दीजिए। यहां पर ध्यान रखिए विश्व के, आप देखिए, आप सेकंड यदि बात करें कि सेकंड कौन सी नदी है, तो आपको 6400 किलोमीटर देखने को मिलता है। कौन सी नदी बहती है? 6400 किलोमीटर। अमेजन जो है पूरे विश्व में यदि बात करें कि आपको दूसरी सबसे लंबी नदी है, कौन सी है? दूसरी। यदि बात करें कि आपको एशिया की यदि बात करें कि एशिया की सबसे लंबी नदी यदि बात करें कि या कह सकते हैं कि पूरे विश्व में तीसरी ऐसी कौन सी नदी है, तो आपको कौन सी नदी है? यांग टीसी नदी है, यांग टीसी, यांग आपको टीसी नदी, ठीक है, यांग आधा ही लिखाएगा, यांग टीसी, ठीक है, यांग टीसी नदी। और यांग टीसी की यदि बात करें कि ये 6300 किलोमीटर ये नदी चलती है और ये एशिया की नदी है, ठीक है, ये यांग टीसी, ध्यान रखना है, चाइना की नदी। तो यहाँ पर जो है आपको नील नदी याद रखिएगा, नंबर 1 पर कौन सी नदी? यांग टीसी को आप हटा भी सकते हैं, लेकिन नंबर 1 पर कौन सा, और दूसरे नंबर पर आपको कौन सा? आपको अमेजन, ठीक है। और यदि बात करें कांगो, तो कांगो की आपको अफ्रीका की नदी है और अफ्रीका की सबसे लंबी नदी आपको कांगो है। यदि बात करें कि आमूर जो है और लीना, ये दोनों कहां पर? सोवियत रूस में। और आमूर जो है सोवियत रूस बोल रहे, रूस ने बोलना है केवल, रूस प्लस चीन के बीच में क्या बनाती है? ये सीमा रेखा का निर्धारण कौन सा नदी करती है? ये पूछा गया है कि आपको रूस के, आपको आमूर नदी जो है आपको रूस और चीन के बीच में जो सीमा रेखा निर्धारण कुछ दूरी तक करती है, जबकि लीना जो आपको देखने को मिलता है ये भी आपको रसिया की नदी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि रसिया की ये नदी है, ठीक है। तो आगे चले, जिस पे बात करने का होगा सभी पे बातचीत करेंगे, जिस पे बातचीत नहीं करने का होगा तो आगे हम लोग डायरेक्ट बढ़ते चलेंगे, है ना। चलिए ठीक है, प्रश्न आप लोगों के लिए ठीक है, यदि आप कमेंट करेंगे तो साथ में बातचीत भी करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं कि आपको विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। बिल्कुल अभी तक वर्तमान में जो है आपको विशाखापट्टनम जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पत्तन है, बिल्कुल सही है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है ये बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको यहाँ पर जो है विंजीनम जो बनाया जा रहा है, विंजीनम जो केरल में तैयार किया जा रहा है, वो सबसे गहरा बंदरगाह हो जाए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो तैयार होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। अभी हम बात करेंगे कि अभी वर्तमान में क्या हो रहा है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं कि आपको विशाखापट्टनम जो है भारत का वर्तमान में सबसे गहरा बंदरगाह, बिल्कुल सही लाइन लिखा हुआ है। वहीं पर यदि बात करेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, आपको 2 बात करेंगे और 2 जो है सबसे लंबा, ये लाइन गलत लिखा हुआ है। सबसे लंबा जो आपको देखने को मिलता है आपको 1 है, और जो कहां से चलती है तो 1 जो आपको हल्दिया से पढ़े होंगे कि आपको कहां से, हल्दिया से आपको प्रयाग तक, तो हल्दिया से जो प्रयाग तक है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, हल्दिया से आपको कहां तक, आपको प्रयाग तक, है ना, जो प्रयागराज। आपके किताब में हो सकता है कि आपको इलाहाबाद भी लिखा हुआ हो, तो ध्यान रखिएगा जो भी आपको बात लगे इलाहाबाद का नाम परिवर्तन करेगा, इसलिए प्रयाग लिखते हैं। हल्दिया से आपको प्रयाग तक जो देखने होता है आपको नेशनल जो आपको देखने को होता है, आपको राष्ट्रीय जलमार्ग जो NW देखने को होता है, NW1, और सबसे बड़ा आपको NW1 ही है जो आपको राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, वाटर जो बड़ा मार्ग है, ठीक है। तो कौन सा, हल्दिया से। यदि बात करें कि दूसरा जो है आपको कहां पर है, ये सदिया से धुबड़ी चलती है, लेकिन आपको ये सेकंड है, और विश्व बोल रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग में सबसे लंबा कौन सा, हल्दिया से धुबड़ी, जो आंसर आपका 2 नंबर ये जो गलत है। अब पूछ रहा है क्या उपयुक्त कथनों में से सत्य, इस बार पूछ रहा है कि सत्य कथन वाले कुट का चयन करना है, और सत्य मेरा कौन सा है, आपको सत्य जो मेरा केवल आपको 1 नंबर जो है मेरा ये सत्य जा रहा है, क्या सही है, और सत्य जाता तो आपको 2 नंबर केवल बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर हम लोग देखेंगे कि कौन सा बन रहा है। आगे आ जाता है भारत में जो है लौह उद्योग के लिए जो कौन सी आपको वस्तु का जो है आयात किया जाता है, तो आयात हम लोग जो करते हैं क्या, सेल फॉस्फेट का, रॉक फॉस्फेट का, सोडा का करते हैं, सोडा का प्रयोग क्यों करेंगे, ठीक है, एल्युमिनियम पर्याप्त हम लोगों के पास है ना। तो भारत में जो लौह उद्योग का जो है कौन सी आपको वस्तु का जो है आयात, मतलब क्या, दूसरे देशों से क्या मंगाना। यदि बात करें कि आयात का मतलब क्या है, तो दूसरे देशों से मंगाना, और दूसरे देशों से हम लोग को सर्वाधिक जरूरत है, क्या चीज का जरूरत है, कोयला का, कोकिंग कोयला का।
कोकिंग कोयला ऐसा नहीं कि हम लोग के पास नहीं, कोकिंग कोयला हम लोग के पास भी है, लेकिन जितना हम लोग के पास है उतना से हम लोग का काम चलता नहीं, तो हम लोग जो है दूसरे देशों से क्या करते हैं, खरीदते हैं। और ये है कोकिंग कोयला जो ऑस्ट्रेलिया सबसे हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं, है ना। तो कोकिंग कोयला आंसर याद रखिएगा, कौन सा बनेगा, तो ये कोकिंग कोयला आपका आंसर बन रहा है, ठीक है, जो कि आयात हम लोग करते हैं। चले अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न जो आप लोगों के लिए है, प्रश्न स्क्रीनिंग पर है सामने में, और स्क्रीनिंग पर है सामने में, लेकिन कर लेते हैं आपके लिए, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, और जैसे ही ऊपर कर देते हैं तो यहाँ पर प्रश्न हम बनाएंगे, आसानी से बनाएंगे। कैंपोज कैंपास लिखा हुआ है, लेकिन इसको कंपोज पढ़ेंगे आसानी से, इसका जो है थोड़ा सा यहाँ कह सकते हैं कि इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कंपोज पढ़ेंगे, है ना। कंपोज, आपको किताब में कंपोज लिखा हुआ होगा, जो कंपोज घास का मैदान है, आप पढ़ेंगे कि कंपोज जो घास का मैदान है ये कहां पर है, तो कंपोज घास का जो मैदान है आपको कहां पर है, ब्राजील में ये देखने को मिलता है, जो दक्षिणी ब्राजील, आपको कंपोज जो है कहां पर देखने को मिलता है, दक्षिणी ब्राजील में। ब्राजील बहुत बड़ा विस्तारित क्षेत्र है, तो ब्राजील का जो दक्षिणी भाग देखने को मिलता है, लेकिन आपको 23 डिग्री से ऊपर देखने को मिलता है, 23 डिग्री से ऊपर देखने को, ये आपको उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, गर्म क्षेत्रों वाला घास का मैदान है, तो आपको दक्षिण ब्राजील में ये आपको देखने को मिलेगा, कैंपोज घास का मैदान है, ठीक है। वेनेजुएला में यदि बात करते हैं, वेनेजुएला में आपको कौन सा घास का मैदान देखने को मिलता है, लानोस देखने को मिलेगा, कौन सा देखने को मिलेगा, लानोस, और लानोस भी जो है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। वहीं पर बात करें कि मध्य एशिया की बात करें कि मध्य एशिया में, वैसे मध्य एशिया और यूरेशिया दोनों में यदि बात करें कि दोनों जगह देखने को मिलता है, कौन सा देखने को मिलता है, एस्टेपी देखने को मिलता है, ठीक है। आपको जो रसिया का जो आपको कौन सा रसिया का भाग जो आपको कह सकते हैं कि एक तरह से एशिया के अंतर्गत भाग देखने को मिल रहा है, और यूक्रेन, यूक्रेन में भी आपको एस्टेपी देखने को मिलता है, और रसिया में भी, तो एस्टेपी हम मध्य एशिया में लिख ले सकते हैं आपको एसटीपी के अंतर्गत, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं तो आपको लगे तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि रसिया और यूक्रेन का ये हिस्सा है, तो मध्य एशिया में आप कह सकते हैं। चिली में वैसा कोई घास का मैदान है नहीं कि एकदम प्रॉपर जो जिसका कि नाम हो, वैसे आप बहुत सारा घास का मैदान पढ़े हो कि ऑस्ट्रेलिया में जो है उसको बोलते हैं क्या, डाउन्स बोलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जो घास का मैदान है उसको क्या बोलते हैं, वेल्ड बोलते हैं, और जो अफ्रीका बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, पूरी तरह से बीचों बीच जो है एक तरह से कहां पर, जो जहां पर सहारा मरुस्थल के बाद जो घास का मैदान तैयार होती है उसको क्या बोलते हैं, सवाना बोलते हैं। और उसके बाद यदि बात करें कि आपको न्यूजीलैंड में कैंटरबरी का मैदान जो है, आपको कैंटरबरी घास का मैदान, चीन में जो है मंचूरिया घास का मैदान, हंगरी में जो है पुष्टास घास का मैदान, और उसके बाद और कौन सा घास का मैदान है, यूएसए में जो है आपको प्रेरी घास का मैदान। ये जितने घास का मैदान नाम लिए हैं ये सभी आपको शीतल सवाना छोड़ के जो है सभी आपको शीतल वो आपको है, जबकि सवाना वाला क्या है, आपको उष्ण के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो बहुत सारा घास का मैदान है, आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है, कितना घास का मैदान है, ठीक है। सभी आप लोगों को करवा चुके हैं, जो ऑफलाइन में बैठते हैं उनको तो रटवा दिए हैं, ठीक है। उसको सपना में भी पूछा जाएगा कि सपना में कि घास का मैदान, कौन घास का मैदान कहां पर है, तो वो घास का मैदान याद रखिएगा, ठीक है। यदि उन लोगों से गलत होता है, ठीक है, तब तो चलिए आगे बात करेंगे, तब बात ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि उन लोगों का क्या हर्ष किया जाएगा, ठीक है। आते हैं पृथ्वी के मूलतः जो आपको एक विशाल आपको भूखंड था जिसे क्या कहते हैं। अब देखिए पृथ्वी के बारे में बात कर रहा है, और जब पृथ्वी के बारे में समझाते हैं तो उस वक्त लड़का सब ध्यान देता है और पूछा जाता है यहाँ पर पृथ्वी का मूलतः जो एक ही विशाल पृथ्वी, अभी कितना कह सकते हैं कि अभी जो आप पढ़ते हैं कि 7 महादेश पढ़ते हैं ना, और 7 महादेश पढ़ते हैं किसको पढ़ते हैं कि जहां पर जहां स्थल भाग है, 7 स्थल भाग है पूरे पृथ्वी को। यदि मान लेते हैं कि पूरा पृथ्वी और पूरे पृथ्वी की बात करते हैं तो 7 टुकड़ा अलग अलग टुकड़ा है, जो कि मान के चलिए कि आपको उत्तरी अमेरिका देखने को मिलता है, आपको दक्षिणी अमेरिका देखने को मिलता है, इस तरह से आपको एशिया यूरोप देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका देखने को मिलता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है, उसके बाद अंटार्कटिका देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 इस तरह से ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो आपको 1 2 उसके बाद 3 4 5 6 7, तो 7 आपको टुकड़ा इस तरह से पढ़ते हैं कि पूरे पृथ्वी पर जो है 7 टुकड़ा है, और अलग अलग महासागर हुआ करता है। ये तो जानते हैं ना, ये आपको खाका से तैयार कर रहा है, ऐसा पूरी तरह से मैप समझ में आ चुका होगा किस तरह से आपका मैप है, पूरी तरह से आपको ये मैप तैयार नहीं करेंगे, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर जो है यूरोप है, उसके बाद क्या कहते हैं आपको एशिया का भाग कह सकते हैं, दोनों मिला के आपको यूरेशिया कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो देखने को मिलता है क्या, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका पूरी तरह से, ठीक है। यहाँ पर आपको इसी के साथ कुछ भाग आपको इंडिया वाला तो सब आपको एशिया के अंतर्गत आ गया, ठीक है, यूरोप और एशिया के अंतर्गत आ गया। और यहाँ पर यदि बात करें अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद नीचे में जो आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, नीचे में आपको क्या, अंटार्कटिका, आपको महाद्वीप जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या है, महाद्वीप है। उसके बाद यदि बात करें ऑस्ट्रेलिया, आपको एक कॉर्नर में ऑस्ट्रेलिया देखते हैं। ये 7 टुकड़ा में पृथ्वी का भाग है। लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी जब मूलतः जब शुरुआत में पृथ्वी हुआ करती थी, तो शुरुआत में जब पृथ्वी हुआ करती थी, पृथ्वी हुआ कैसे करती थी, तो शुरुआत में पृथ्वी हुआ करते थे, पृथ्वी एक ही टुकड़ा, ये जो पृथ्वी आपको देखने को मिल रहा है, और पृथ्वी पर जो है एक ही टुकड़ा हुआ करता था। क्या हुआ करता था, पृथ्वी पर एक ही टुकड़ा हुआ करता था, और इस टुकड़ा को क्या बोला जाता था,
इस टुकड़ा को बोलता था पैंजिया बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पैंजिया बोला था। एक ही टुकड़ा और इसी से 7 टुकड़ा बनता है। और वहीं पर बात करेंगे, ये जो आपको भाग देखने होता है, ये जो भाग देखने होता है, ये जो सागर वाला भाग है, इसको क्या बोलता है? पैंथालासा बोला जाता था। यहाँ पर लिखा हुआ ना पैंथालासा, तो पैंथालासा, पैंथालासा, ठीक है, पैंथालासा। तो पैंथालासा जो है आपको जो जल भाग, एक ही महासागर और उस महासागर का नाम पैंथालासा, जबकि एक ही पृथ्वी का जो टुकड़ा हुआ करता था उसका नाम क्या? पैंजिया हुआ करता था। और धीरे धीरे ये पैंजिया जो है 2 भागों में टूट जाता है। कितने भागों में? एक ऊपर वाला भागों में, एक नीचे वाला भागों में टूट जाता है। नीचे वाला भागों में जो बनता है इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड बोलते हैं। और फिर कभी कभी पूछा जाता है कि आपको भारत जो है किसका हिस्सा है, किस लैंड का हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और ऊपर में जो है इसी को बोला जाता है अंगारा लैंड बोला जाता है। और यह बोला जाता है आपको लॉरेंसिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लॉरेंसिया बोलते हैं, लॉरेंसिया बोलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का 2 टुकड़ा बनता है, लॉरेंसिया बनता है और गोंडवाना। और लॉरेंसिया को ही अंगारा लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा याद रखिएगा कि अंगारा लैंड या लॉरेंसिया लिखा हुआ है या गोंडवाना। यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है क्या है? लॉरेंसिया लिखा हुआ है। और दूसरा जो आपको लिखा हुआ है गोंडवाना लैंड लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? किसी प्रकार कोई परेशानी? उम्मीद है कि आप समझ में आ रहा होगा। यदि आप अच्छे से ज्योग्राफी पढ़े होंगे तब, यदि हवा में ज्योग्राफी पढ़े होंगे, ठीक है, 200 रुपया में ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो 200 रुपया से नॉलेज होगा, ठीक है। आगे लेते हैं, अगला प्रश्न बात करते हैं कि पृथ्वी पर जो है मरुस्थलीय जो है अथवा आपको मरुभूमि होने की जो संभावना होती है, पृथ्वी पर मरुभूमि कहां पर आपको देखने को मिलता है, यही पूछ रहा है। और ये भी ज्योग्राफी संबंधित है कि पृथ्वी पर जो आपको मरुस्थल अथवा मरुभूमि होने की जो संभावना होती है 0 डिग्री अक्षांश पर या 50 डिग्री अक्षांश के पास, तो 70 डिग्री अक्षांश पर ये होती है कहां पर? 23 डिग्री के अक्षांश के आसपास होती है। यहां पर जो होती है हवाएं उतरती है और हवाएं उतरने के साथ जो है यहां पर दबाव जो है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? आवाज जो है पूरी तरह से चलिए कोई बात नहीं है। उच्च वायुदाब और कम वर्षा का क्षेत्र यहां बन जाता है। क्या बनता है? उच्च वायुदाब और कम वर्षा। लिख लीजिएगा, यहाँ पर उच्च वायुदाब होती है और उच्च वायुदाब के साथ जो है यहाँ पर क्या? कम वर्षा। और इस वजह से कम वर्षा की वजह से जो है आपको देखने को मिलता है जो अधिकांश पूरे पृथ्वी पर जो अधिकांश, यदि बात करें कि मरुस्थल बनने की जो संभावना होती है तो आपको 23 डिग्री के आसपास ही होती है, ठीक है। बन वैसे कहीं पे भी सकती है लेकिन आसपास ये अधिकांश लिखा होगा, ठीक है। अधिकांश संभावना है ना, संभावना बनी होती है, ठीक है। चलिए आगे ले लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपको मरुस्थल क्या है? अपक्षय या अपर्दन से जो है कोमल चट्टानें आसानी से कट जाती है जब कठोर चट्टानें अवशेष के रूप में बच जाती है तो जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अब देखिए सभी जो है बातें जो हो रही है ये मरुस्थलीय क्षेत्रों की बातें हो रही है ना, लेकिन कुछ मरुस्थलीय क्षेत्रों की बातें हैं लिखा हुआ है। पहले जूम कर देते हैं आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है, आप लोगों को देखना चाहिए सही से। चलिए आवाज थोड़ा सा, इतना बोलना लगातार पड़ता है कि आवाज फंसने लगता है, ठीक है। चलिए मरुस्थलीय में जो आपको अपक्षय एवं अपर्दन है ना से कोमल चट्टाने, अब कह रहा है अपक्षय मतलब कि अपर्दन से जो हवाएं से हो सकती है मरुस्थल के क्षेत्र में, हवाएं से मरुस्थल के क्षेत्रों की बात कर रहा है कि मरुस्थल के क्षेत्रों में जो है आपको कोमल चट्टाने जो होती है, जो कोमल चट्टाने हैं उसका क्या होता है? कट छट जो किया जाता है जब कठोर चट्टाने अवशेष के रूप में बच जाती है। जब कठोर चट्टाने अवशेष के जितना काट सकते हैं काट लीजिए, लेकिन कुछ चट्टाने क्या होती है अवशेष के रूप में जो बच जाती है उसको बोला जाता है इंसेल वर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंसेल के वर्ग बोला जाता है। हम सभी के बारे में बात करेंगे, चारों के बारे में बात करेंगे। मोरेन किसको कहते हैं, ज़्यूगेन किसको कहते हैं, कैनियन किसको कहते हैं? सर आ गए? चलिए सभी के बारे में बात करके मोरेन किसको बोलते हैं, आपको कैनियन किसको बोलते हैं और क्या कहते हैं ज़्यूगेन किसको बोलते हैं। पिछले प्रश्न में आपको ज़्यूगेन के बारे में करवा चुके हैं कि मरुस्थलीय में मान के चलिए जो मरुस्थल के क्षेत्रों में, यदि बात करें कि मरुस्थल के क्षेत्रों में यदि अपर्दन जो है, अपर्दन एक विशेष प्रकार का करे, किस प्रकार का करे? विशेष प्रकार का करे। और इस विशेष प्रकार का अपर्दन जो होती है कैसे होती है? यहां पर जो है बीच में जो है एक तरह से यहाँ पर कट छट करके एक मशरूम का आकार ये ले लेता है, ठीक है। किस प्रकार का ले लेता है? मशरूम का आकार का ले लेता है मरुस्थल के क्षेत्र में। ये होती है आपको ज़्यूगेन, इसका जो आकार होता है तो इसको ज़्यूगेन बोला जाता है। जबकि यदि आप बात करें कि मोरेन किसको बोला जाता है, तो मोरेन कहां पर बनती है? तो ये आपको जो हिम नदियों के द्वारा जो है जमा, जो कह सकते हैं कि जो चट्टानी एक तरह से मलबा को लाया जाता है, तो हिम नदियों के द्वारा लाया गया आपको चट्टानी मिट्टी मलबा को कह सकते हैं कि हिम नदियों के द्वारा, किसके द्वारा? हिम नदियों के द्वारा, हिम नदियों के द्वारा जो लाया गया मलबा है। और इस मलबा को जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मोरेन के नाम से जाना जाता है। वहीं पर यदि बात करें कैनियन किसको बोलते हैं, तो कैनियन आपको ये बनती है कहां पर? ये आपको
पर्वतीय क्षेत्रों में बनती है। कहां? पर्वत के क्षेत्र में नहीं कह सकते पूरी तरह से, एक तरह से कह सकते हैं कि जहां पूरी तरह से गहरी घाटी है ना, पर्वत के क्षेत्र में, शुरुआती दौर में पर्वत के क्षेत्र में ही बनेगी। वैसे पर्वत को ही चीरते काटते बनती है और ये गहरी घाटी का निर्माण करती है। क्या करती है? गहरी घाटी का निर्माण करती है। इस तरह से पूरी तरह से नदियां जो है ये पर्वत है और पर्वत को काटते 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 एकदम नीचे चले जाती है, तो ये जो है कैनियन बनती है। ठीक है, वी आकार की घाटी पढ़े होंगे, वी आकार के ग्रैंड कैनियन के बारे में, कोलोराडो को द्वारा पढ़े होंगे कि ग्रैंड कैनियन बनाई जाती है। तो यहाँ पर जो है नदियों के द्वारा ये तैयार, ये किसके द्वारा? नदियों के द्वारा कैनियन का निर्माण किया जाता है और ये गहरी घाटी तैयार करती है। ठीक है, क्या करती है? नदियों के द्वारा काटते काटते एकदम नदियां पर्वत को पूरे नीचे लेके चले जाती है और यहां पर जो है कैनियन का निर्माण करती है इस तरह से। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, सभी के बारे में आपको चारों के बारे में बता रहे हैं और ये आप लोगों को किसी भी टीचर के द्वारा ये सब नहीं पढ़ाया था। जीवज्ञान आप खोज लीजिएगा, आपको नहीं मिलेगा। मोरेन के बारे में, इंसेलबर्ग के बारे में, ये सभी प्रश्न आपको कहां पर देखने को मिलेगा? सभी आपको प्रश्न देखने को मिलता है सेट प्रैक्टिस में ही देखने को मिलता है। तो अच्छे से आप लोग ये सेट प्रैक्टिस करिए और ये सब प्रश्न आपको परीक्षा में हो सकता है कि पूछा जाए सीधे तौर पर। और अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको उष्ण जलधारा, इसका मतलब क्या है कि गर्म, दो प्रकार की जलधाराएं देखने को मिलता है, ठंडी और क्या देखने को मिलता है? गर्म जलधारा देखने को मिलता है। कनारी जो है, कनारी क्या है? ठंडी जलधारा है। हमबोल्ट क्या है? ये भी ठंडी जलधारा है। आपको ओयासियो जो है ये भी ठंडी जलधारा है। जबकि आपको अगुलहास जो देखने को मिलता है, अगुलहास क्या है? गर्म जलधारा है। आप बात करेंगे कहां पर कौन सी जलधारा चलती है? कनारी जो आपको चलती हुई दिखाई पड़ती कहां पर? याद है? कनारी जो आपको चलती हुई कहां पर चलते हैं? आपको अटलांटिक में ये चलती हुई दिखाई पड़ती है, अटलांटिक की जलधारा है। ठीक है, और यदि बात करें क्या हमबोल्ट जो है, हमबोल्ट किसकी जलधारा है? तो हमबोल्ट जो है आपको ये प्रशांत महासागर की है और ये भी आपको क्या ठंडी जलधारा है। दक्षिणी अमेरिका के बगल में आपको ये चलती हुई, दक्षिणी अमेरिका जो आपको महाद्वीप है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, वहां पर चलते हुए दिखा, पेरू के तट पर आपको देखने को। ओयासियो जो है जापान, जापान जो देखने को, जापान के ऊपर में जो देखने को मिलता है, तो आपको वहां पर ओयासियो ऊपर से आते हुए दिखाई पड़ता है, ये भी प्रशांत महासागर की जलधारा है। जबकि आपको अगुलहास जो देखने को मिलता है, ये आपको कहां पर? ये आपको हिंद महासागर की जलधारा। कहां की जलधारा है? ये हिंद महासागर, अफ्रीका के एकदम नीचे, ऊपर से नीचे क्या, एकदम नीचे तट पर आपको देखने को मिलता है, अगुलहास देखने को मिलती है। सभी जलधारा आपको ध्यान रखना है। यदि आप मैप पढ़े होंगे महानुभाव के यहाँ तो आपको अच्छे से याद होगा, यदि नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है ना। चलिए, विंड हॉक की यदि बात करें, विंड हॉक किस देश की राजधानी है? और राजधानी आप लोगों को बार बार बोलते हैं कि राजधानी आप लोगों को पूछता है और जब पूछता है तो आप लोग को राजधानी याद होना चाहिए। और विंड हॉक की यदि बात करें, विंड हॉक किसकी राजधानी है? तो विंड हॉक जो है नामीबिया की राजधानी है। विंड हॉक किसकी राजधानी है? नामीबिया की। और यहाँ पर यदि बात करें कि नामीबिया है कहां पर? ये आप नामीबिया अफ्रीका में जाएंगे, अफ्रीका में जाएंगे तो सबसे नीचे में आपको दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका बोल रहे, दक्षिण अफ्रीका, सॉरी दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के जस्ट ऊपर में आपको देखने को मिलेगा एक देश देखने को मिलेगा, नामीबिया देखने को मिलेगा। और इसकी राजधानी जो है विंड हॉक है, एकदम तट पर विंड हॉक देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, मुद्रा याद रखेंगे, मुद्रा जो चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? मुद्रा चलती है डॉलर मुद्रा चलती है। कौन सी मुद्रा चलती है? डॉलर। जबकि यदि आप किताब में पढ़ेंगे तो विंड हॉक की जो मुद्रा देखने को मिलेगा, आपको रैंड देखने को मिलेगा। क्या रैंड देखने को मिलेगा? रैंड। ठीक है, लेकिन रैंड को जो है नामीबिया, ये नामीबिया जो है 1990 में ही परिवर्तन कर लिया है। लेकिन आप लोगों के सर जो है और आप लोगों के जो टीचर के द्वारा परिवर्तन नहीं किया गया, और किताब भी जो है पुराने जमाने से चलते आ रहा है और लगातार जो है रैंड को रखता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है 1990 से आपको विंड हॉक जो है अपनी मुद्रा चेंज कर लिया है। केन्या, या बात करें कि केन्या जो है मुद्रा जो पहले आपकी राजधानी, तो राजधानी आपको नैरोबी इसकी राजधानी है। क्या है? केन्या, नैरोबी। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है शिलिंग मुद्रा चलती है। कौन सी मुद्रा चलती है? शिलिंग मुद्रा चलती है। और वहीं पर बात करेंगे घाना, घाना की जो राजधानी है आपको अकरा है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है आपको केडी मुद्रा चलती है, सेडी केडी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जाम्बिया आपको लुसाका चलती है। और लुसाका के बाद बात करेंगे क्वाचा, यहाँ पर मुद्रा चलती है। कौन सा? आपको क्वाचा। ठीक है, अरे क्वाचा न होगा, लुसाका क्वाचा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको क्वाचा चलती है। ठीक है, सभी देशों में आपको जाम्बिया, लुसाका, क्वाचा, सभी देशों की आपको राजधानी के साथ साथ आपको मुद्रा याद रहनी चाहिए, अवश्य याद रहनी चाहिए। और जब भी करंट अफेयर्स में करवाते हैं तो करंट अफेयर्स में क्या करवाते हैं आपको? जब भी देश आता है तो आपको राजधानी और मुद्रा अवश्य रटवाते हैं। लेकिन आप लोग वहां पर ध्यान देते नहीं है, और देते नहीं तो आप देखिए पूछता है, अब हम क्या कर सकते हैं, आपको पूछता है और पूछता है इसी वजह करवाते हैं। लेकिन आप लोग सेट बनाइएगा तब ना पता चलेगा कि हाँ क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। आगे आ जाते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं कि आपको प्राचीन भारत में जो है आपको चोलों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? और अधिकांश छात्रों का गलत प्रश्न था और अधिकांश छात्र जो है उड़े उड़ मारे थे। जबकि आंसर क्या होगा? मनलूड़ होगा। क्या होगा? आंसर मनलूड़ होगा। यदि मनलूड़ दिया हुआ है तो मनलूड़ पहले मांगे, क्योंकि उड़े उड़ को पहले जो है किस नाम से जाना जाता था? मनलूड़ के नाम से जाना जाता था। वैसे उड़े उड़ भी सही है, आपका सही है राजधानी। और जबकि जो नवीनतम इसकी राजधानी हुआ करती थी वो तंजावुर नवीनतम राजधानी हुआ करती थी। उड़े उड़ पहले हुआ करते थे, उसके उड़े उड़ से भी पहले मनलूड़ हुआ करती थी। आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल सही है, गलत आंसर नहीं लिखा हुआ है।
आगे ले लेते हैं अगला प्रश्न जो है आप लोगों के लिए मिलान करने के लिए है और मिलान करने के लिए कूट दिया हुआ है। आपको ब्रीही है, दुहिति है, विष्टि है, अधिवास है, किसको किस नाम से जाना जाता है। दुहिति के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि दुहिति जो है किसको बोला जाता है, दुहिति पढ़े होंगे किसको, दुहिति जो बोला जाता है आपको जो लड़की होती है, खास करके जो पुत्री होती है, इसको दुहिति के नाम से जाना जाता था। प्राचीन ना प्राचीन समय में जो दुहिति के नाम से जाना जाता था। जबकि यदि बात करें कि ब्रीही जो होती है, ब्रीही किसको बोला जाता है, ब्रीही आपको चावल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है ब्रीही, तो ब्रीही आपको चावल को बोला जाता है। जबकि दुहिति जो है आपको पुत्री को बोला जाता है। तो ये आप मिलान करिए, आपको एक का जो जा रहा है, एक का जो आपको डी जा रहा है, तो एक का जो डी जा रहा है कौन, मैं एक का डी लिख रही हूँ, एक का डी और आपको दो का सी आपको फिर से बी नंबर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक का डी, दो का सी आपको बी नंबर में देखने को। तीन का आपको क्या हो जाएगा, तो तीन का आपको विष्टि, और विष्टि जो है किसको बोला जाता था, विष्टि जो है बेगार, जो बेगार में जो काम करवाया जाता था उसको बोला था आपको विष्टि का अंतर्गत रखता है। अधिवास, अधिवास जो है जो घर वस्त्र जो तैयार होती है अधिवास का अंतर्गत, ये जो आपको आंसर बी नंबर बन रहा है। ठीक है, अधिकांश फुट का जो आंसर दिया गया है बी नंबर आंसर दिया गया। ले लेते हैं अगला प्रश्न, ले लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या, भारत में जो है रोम व्यापार में जो भारत में हो रहे एक तरफा लाभ के लिए जो किस प्राचीन लेखक ने जो है आंसू बहाए थे। तो आपको किसके द्वारा, प्लिनी के द्वारा। और प्लिनी की जो महत्वपूर्ण रचना है नेचुरल आपको हिस्ट्री है। किस प्रकार की रचना है, नेचुरल हिस्ट्री। और नेचुरल हिस्ट्री में जो है प्लिनी के द्वारा नेचुरल हिस्ट्री लिख लीजिएगा, नेचुरल आपको हिस्ट्री। और इसी किताब में आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, इसके द्वारा जो है आंसू बहाए गए थे। क्या उस वक्त जो है भारत में एक तरह से धान्य भारत में था, और जब यहां से जो है व्यापार किया जाता था तो भारत क्या आता था, सोना चांदी आता था। और विदेशी जो लेखक हुआ करते थे उनको जो है दिनों पर जो है चोट लगता था कि सोना चांदी जो है कहां जा रही है, एक तरफ से जो है कहां जा रही है, भारत की तरफ जो है प्रवेश कर रही है। ठीक है, इसीलिए प्लिनी ये लाइन प्लिनी के लिए लिखा हुआ है। अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। चलिए, आपके लिए हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है कि आपको फरवरी 1932 ईस्वी में किस महिला ने जो है दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय जो है गवर्नर पर जो गोली चलाई थी, ये कौन सी है। यहां सबसे पहले आप प्रश्न को थोड़ा सा सुधार करेंगे, ये राज नहीं होगा, आपको बीना दास होगी, आंसर भी यही बनेगा बीना दास। और यदि बात करेंगे बीना दास के द्वारा जो है आपको कलकत्ता में विश्वविद्यालय में जो है आपको गवर्नर आपको स्टैनली जैक्सन पर क्या किया जाता है, आपको ये गोली चलाती है स्टैनली जैक्सन पर 1932 ईस्वी में। कहां पर, तो ये आपको कलकत्ता में है ना, कहां पर, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय आपको याद रखिएगा। तो ये ध्यान रखना है, बीना दास इसका आंसर हो जाएगा। वहीं पर ले लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से घटनाओं का कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो कालक्रम के अनुसार से सजाना है, तो सभी कालक्रम के अनुसार सजाइए। काकोरी कांड याद है 1925 ईस्वी में जो होती है काकोरी, वैसे काकोरी षड्यंत्र का नाम आपको काकोरी एक्शन कर दिया गया है। तो काकोरी एक्शन जो है 1925 ईस्वी में। वहीं पर बात करेंगे मेरठ षड्यंत्र जो होती है कब होती है, 1929 ईस्वी में मेरठ षड्यंत्र आपको कब, 1929 ईस्वी में मेरठ षड्यंत्र। और यहाँ पर बात करें कांग्रेस का जो है यहाँ पर विभाजन कर दीजिएगा, कांग्रेस का विभाजन आपको कब होती है, 1907 ईस्वी में होती है। और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आपको 1928 ईस्वी में आता है। तो मिलान कर लीजिए, तो आपको सबसे कालक्रम के अनुसार सजाना है, सबसे कालक्रम कर लिख दिए। सबसे पहले आपको कौन सा आ रहा है, 1907 आपको कौन सा सी नंबर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो सी नंबर आपको कौन सा आपको देख रहे हैं, आपको सी नंबर, चलिए पहले मिलाते हैं सी। अब उसके बाद कौन सा होगा आपको 1925, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कौन सा होगा 4, और उसके बाद आपको 2, बिल्कुल ठीक है सी नंबर, ठीक है। चले अगला प्रश्न बात करेंगे, पंजाब में जो है रणजीत सिंह ने जो है मृत्यु के बाद जो है शासकों का क्रम, तो शासक जो बनते हैं पंजाब में कौन कौन सा बनता है, खड़क सिंह। खड़क सिंह के यदि बात करेंगे खड़क सिंह के बाद कौन बनते हैं, नौनिहाल, बिल्कुल नौनिहाल बनते हैं। और नौनिहाल के बाद कौन बनता है, चंदा कौर, ठीक है। और चंदा कौर के बाद कौन बनती है, आपको बनते हैं कौन सा, आपको शेर सिंह। और शेर सिंह के बाद कौन बनते हैं, शेर सिंह की मृत्यु अजीत सिंह कर दिया था, और अजीत सिंह की मृत्यु के बाद बन जा रहे हैं आपको दिलीप सिंह बनते हुए। बहुत ज्यादा नाम ले लिए, इतना नाम है भी नहीं यहाँ पर, है ना। आइए देख लेते हैं, कोई देखते हैं। तो खड़क सिंह आपको 39 में हो जाती है, मृत्यु हो जाती है रणजीत सिंह की। और 39 के बाद जो है आपको खड़क सिंह 40 के आसपास, उसके बाद नौनिहाल सिंह। और नौनिहाल सिंह, चलिए ठीक, यहाँ पर खड़क शेर सिंह नहीं होगा, नौनिहाल सिंह नहीं होगा, दिलीप सिंह नहीं होगा। आंसर यहाँ पर जा रहा है, एक ही ऑप्शन बन ही रहा है यहाँ पर। तो आंसर जो बन रहा है यहाँ पर कौन बन रहा है, खड़क सिंह के बाद नौनिहाल, नौनिहाल के जो बात बनती है कौन बनती है, चंदा कौर बनती है, लेकिन यहाँ पर है नहीं। उसको शेर सिंह की आपको ये चंदा कौर की विधवा जो है इसका प्रेमी रहता है, तो उसका ये शेर सिंह का हत्या करता है आपको 1843 में। और उसके बाद 1800 क्या कहता है 49 में, 1843 ईस्वी में बन जाते हैं कौन, दिलीप सिंह। इसके बाद कौन बनते हैं, दिलीप सिंह बनते हैं। और यह आपको पता होगा कि आपको कौन सा, आपको पूरी तरह से जो है पंजाब को जो है मिला लिया जाता है कब, आपको 1800 कब जानते हैं ना, 1800 आपको 49 में पूरी तरह से मिला लिया जाता है ना।
पंजाब को जब पूरी तरह से अंग्रेज जो अपने साम्राज्य में मिला लेता है कब 1849 में मिला लेता है। तो ये आप लाइन जानते होंगे, आगे ले लेते हैं। और अगला प्रश्न भी कहीं ना कहीं आपको हिस्ट्री से संबंधित है, और हिस्ट्री से संबंधित है सभी प्रश्नों पर बात करता है, और सभी प्रश्नों पर बात कर लेते हैं, जल्द से बात कर लेते हैं कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होती है? 1817 में होती है। और 17 में आपको कौन रहता है? 1813 से आपको 23, 1813 से आपको 23 देखने को मिलता है। कौन रहा? लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1813 से आपको कब तक? 23 तक देखने को मिलता है। कौन सा? लॉर्ड हेस्टिंग्स देखने को मिलता है। और यहीं पर हो रहा है 17 में हो रहा है कौन? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हो रहा है? 1817-18 में हो रहा है, ठीक है। और 17-18 में हो रहा है, तो यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग्स बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। लेकिन सभी के बारे में, सभी शासनकाल के बारे में जान लेते हैं, सभी के शासनकालों के बारे में जल्दी से। आपको एमहर्स्ट का जो शासनकाल होता है 1823 से कहां तक हो जाएगा? 1823 से आपको 28 देखने को मिलता है। किसका? एमहर्स्ट का शासनकाल। यदि बात करें कि मेयो का शासनकाल कब तक देखने को मिलता है? 1869 से लेकर आपको 72, 1869 से 1869 से लेके आपको कब तक? 72 तक देखने को होता है आपको मेयो का शासनकाल, जो कि एक राजकुमार हुआ करता था। वहीं पर यदि बात करें कि लीटन का शासनकाल कब तक देखता है? आपको 1876 से लेके 80 तक देखने को होता है। 1876 से लेके आपको 80 देखने को होता है। किसका? लीटन का। जबकि रिपन का यदि बात करें 80 से 84, ठीक है, 80 से 84 रिपन का। यहाँ पर लीटन है तो लीटन आपको 76 से 78, 76 से याद रखेंगे। आगे ले लेता है, अगला प्रश्न ले लेता है आपको 1921-22 में एका आंदोलन के बारे में। क्या एका आंदोलन आप लोग पढ़े? एका आंदोलन बहुत बार करवा चुके हैं। आपको 1921 मात्र 1 वर्ष के लिए होता है। यूपी के कहां पर होता है? यूपी का आपको हरदोई वाला जो क्षेत्र देखने को होता है, हरदोई वाला जो क्षेत्र देखता है यूपी के हरदोई में, यहीं पर ये आंदोलन उभरता है। और किसके द्वारा? मदारी पासी के द्वारा। ये आपको लिखवा चुके थे, मदारी पासी के द्वारा। और मदारी पासी के साथ साथ जो है एक और नाम आप लिख लेंगे, सहदेव का नाम लिख लेंगे, ठीक है, सहदेव, ठीक है, मदारी पासी एंड सहदेव, ठीक है। ये दोनों प्रमुख भूमिका रहता है। आपको एक आंदोलन कहां पर? उत्तर प्रदेश में 1921-22 में। भारत आपको वर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो है, अरे क्या लिखा? भारतवर्षीय आपको ब्रह्म समाज। चलिए कोई बात नहीं, भारतीय ब्रह्म समाज भी पढ़ सकते हैं। आपके टीचर जो पढ़ाए होंगे, क्या पढ़ाए होंगे? कि भारतीय ब्रह्म समाज पढ़ाए होंगे, ठीक है, भारतीय आपको ब्रह्म समाज, है ना। तो चलिए यहाँ पर भारतीय ब्रह्म समाज, और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया जाता है? केशव चंद्र सेन के द्वारा। कब किया जाता है? 1866 ईस्वी में। तो ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज में जो पहला विभाजन आपको देखने को मिलता है, कब देखने को मिलता है? 1866 ईस्वी में देखने को मिलता है। और 1866 ईस्वी में किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन। और केशव चंद्र सेन जो है किस समाज की स्थापना करता है? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना। जबकि द्वारकानाथ टैगोर लिखा हुआ है, हाँ, देवेंद्र टैगोर, ठीक है, वही द्वारकानाथ टैगोर है। देवेंद्र टैगोर के द्वारा जो है इसको जो चलाया था आपको 1866 में ही चलाया था कि आदि ब्रह्म समाज। इसके द्वारा जो समाज चल रहा है आदि ब्रह्म समाज, जो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज स्थापित होती है राजा राम मोहन राय के द्वारा, वही ब्रह्म समाज जो है चला रहा है कौन? आपको देवेंद्रनाथ टैगोर। उसको नाम दिए कौन सा? आदि ब्रह्म समाज के नाम से उसको चलाए, ठीक है। ये समझ रहे हैं बात को। उसके बाद फिर से ब्रह्म समाज के आपको दूसरे विभाजन होते हैं, दूसरे विभाजन पर हम नहीं जाएंगे अभी, चलते हैं अगले प्रश्न पर। बक्सर आपको युद्ध के दौरान जो है बिहार के किस व्यक्ति ने जो है धन के लालच में आकर गद्दारी कर मीर कासिम का साथ छोड़कर जो है अंग्रेजों का साथ दे दिया था? मीर कासिम का साथ छोड़कर जो है अंग्रेजों का साथ दे दिया था। यहाँ पर जो आंसर बनेगा, वैसे ये विवादित प्रश्न है, हल्का सा विवादित प्रश्न है, ठीक है, लेकिन आंसर यहाँ पर आप रखेंगे कौन सा? साहू मल याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। विवादित है तो ज्यादा बात भी नहीं करेंगे। यहाँ पर आते हैं, एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये नारा दिया जाता है आपको जार निकोलस प्रथम के दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? यहाँ पर एक आपको एक जार एक चर्च और एक रूस, किसके द्वारा? आपको एक जार निकोलस प्रथम के द्वारा, जार निकोलस आपको प्रथम के द्वारा। आंसर पर अगले प्रश्न पर पता चलता है कि आपको द्वितीय विश्व युद्ध का जो है अंत जो है किस तिथि को होता है? तो अंत तो आपको पता होगा कि 6 अगस्त 9 अगस्त आपको 1945 को क्या गया? बम गिरा देता है। और 9 अगस्त 15 को आपको क्या कहता है? आत्मसमर्पण। 15 अगस्त को क्या करता है? आपको आत्मसमर्पण करता है। आपको किसके द्वारा? अंतिम में तो आपको जापानी कूद रहा था। 15 अगस्त को जो है आत्मसमर्पण एक तरह से घोषणा करता है। 15 अगस्त 1945 को क्या करता है? अरे क्या 1945 को घोषणा करता है, आत्मसमर्पण का घोषणा करता है जापान के द्वारा। जबकि साइन करता है, हस्ताक्षर कब करता है? तो हस्ताक्षर अंतिम तौर जो हस्ताक्षर करता है ये आपको 2 सितंबर आपको 1945 को हस्ताक्षर करता है। और उसी दिन से जो है द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त माना जाता है। आगे आ जाते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से आपको कथनों पर विचार करना है। चिरांद, सारण और चेचर। अच्छा, तो चिरांद आपको जानते होंगे कि सारण जो कि छपरा जिसको बोलते हैं, उसके बाद चेचर जो ये नवपाषाण कालीन के युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल 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 ठीक है। वहीं पर बात करेंगे 16 महाजनपदों में मात्र 2 जो जनपद है आपको बिहार में देखने को मिलता है। यहां पर लाइन गलत लिखा हुआ है। 16 महाजनपदों में जो है आपको कितने 3 महाजनपद जो है आपको कहां पर देखने को मिलता है? बिहार में देखने को मिलता है। कौन कौन सा देखने को मिलता है? सबसे पहला आपको देखने को मिलता है मगध, है ना, मगध साम्राज्य।
उसके बाद यदि बात करें कि दूसरा जो आपको देखने को होता है वज्जी संघ देखने को होता है, ठीक है, वज्जी, चलिए यार वज्जी पूरी तरह से लिखिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको वज्जी देखने को मिलता है, और क्या जा रहा है, वज्जी है ना। और तीसरा जो आपको देखने को मिलता है, आपको क्या देखने को होता है, अंग देखने को मिलता है। ये तीन आपको कहां पर है, बिहार में है, ठीक है। तो 16 महाजनपदों में जो है तीन आपको कहां देखने को होता है, बिहार में देखते हो। मगध जो आपको जिस अभी वर्तमान में आप पटना वाले क्षेत्र में है, पटना गया, उसके बाद क्या कहते हैं आपको औरंगाबाद, जहानाबाद, ये सभी आपको कहां पर चला गया आपको, अब मगध के अंतर्गत। वज्जी के संघ के अंतर्गत बात करेंगे, वज्जी संघ के अंतर्गत कौन कौन सा आ रहा था, तो वज्जी संघ के अंतर्गत कुछ छेद आपको 8 छोटे छोटे, एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से 8 गणराज्य थे, तो यहाँ पर जो है वज्जी संघ के अंतर्गत आता था, जो कि आपको वैशाली, तो वैशाली जो आप कह सकते हैं उस पार वाला जो भूमि आपको देखने होता है आपको हाजीपुर, ठीक है, वैशाली अभी भी जिला नाम है वैशाली, तो वैशाली, ठीक है। और उसके बाद अंग यदि बात करें कि अंग आपको कहां पर, तो अंग जो भागलपुर, मुंगेर का क्षेत्र और खगड़िया का क्षेत्र, ठीक है, ये सब नौगछिया, ये सब जो देखने को मिलता है, ये सब आपको कहां देखने को मिलता है, अंग के अंतर्गत ये सब क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। चले अगले प्रश्न पर। आंसर क्या पूछ रहा है, कि आंसर पूछ रहा है कि आपको कौन सा आंसर क्या है, क्या है, सब भी लिखा है, अरे बाप रे, सत्य लिखेगा, ठीक है, क्या लिखेगा, आपको सत्य लिखेगा कि कौन सा कथन जो है आपको ये सत्य है, और सत्य कथन कौन सा है, तो सत्य कथन केवल आपको 1 नंबर है, तो केवल आंसर क्या बनेगा, आपको 1 नंबर आंसर बनेगा। ले लेते हैं अगला प्रश्न, ले लेते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, मिलान करना है, और मिलान करना है फिर से आपके लिए क्या है कि मिलान करना है, ठीक है। आइए मिलान करते हैं। आपको शेरशाह, और शेरशाह का जो देखने को मिलता है, शेरशाह के बारे में जो थोड़ा सा जानकारी आपको प्राप्त होती है, किस भी लेख से प्राप्त होती है शेरशाह के बारे में, तो शेरशाह के बारे में भभुआ, ठीक है, रोहतास के बगल में आपको भभुआ देखने होता है, भभुआ अभिलेख से जो है आपको शेरशाह के बारे में जानकारी मिलती है। यदि बात करें कि आपको फिरोज तुगलक के बारे में, तो फिरोज तुगलक के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, कहां पर जानकारी प्राप्त होती है, राजगीर आपको जैन अभिलेख से प्राप्त होती है। बल्लाल सेन के बारे में बात करें तो बल्लाल सेन के बारे में जो प्राप्त होती है, ये कहां पर, शनोखर अभिलेख से आपको प्राप्त होती है। वहीं पर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यदि बात करें तो मोहम्मद तुगलक के बारे में आपको बेनी बन अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। तो आपको कौन सा बन रहा है, बी सी डी ए बन रहा है, तो यहां पर भी आंसर आपका जा रहा है, किसमें जा रहा है, बी नंबर में, कूट का अधिकांश आंसर आपको बी नंबर आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे ले लेते हैं अगला। बिहार में जो है न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 जिला, तो सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल का जिला कौन सा, आपको शिवहर है। उसके बाद कौन सा है, आपको शिवहर, शिवहर के बाद कौन सा, अरवल, अरवल के बाद कौन सा, आपको शेखपुरा। तो सबसे छोटा जिला जो कौन सा जिला है, शिवहर है। लेकिन शिवहर जो है घनत्व के हिसाब से सबसे आपको नंबर 1 पर है, लेकिन सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा आपको शिवहर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जनगणना 2011 के अनुसार से बिहार की जो आपको जनसंख्या जो दर देखने को मिलता है, कितना देखने को मिलता है, 25.4। यहाँ पर दशमलव है, ये क्या है, ये आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जो 25 दशमलव आपको क्या है, 25.42% है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये दशमलव है, तो आंसर बनेगा, ये बनेगा सी नंबर आंसर बनेगा। अगले प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आपको क्या है, दुकानदार के जो है अंकित मूल्य, ये सब छोड़ेंगे, सर बनाएंगे, ठीक है, आपको मैथ बनाएंगे। आ जाते हैं प्रश्न नंबर संख्या, आ जाते हैं आपको कितने नंबर प्रश्न पर डायरेक्ट आते हैं हम, जीएस है ना। चले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि आप बना रहे होंगे, यदि साथ साथ बनाए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाए होंगे तो उसमें भी कोई बात नहीं है, ठीक है। जब आप जगिए तभी सवेरा, यदि जब तक लेकिन सेट नहीं बनाइएगा तो आपको बोल देता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, आपको परीक्षा पास करना है ना। तो जब सेट बनाते हैं तो आपके लिए आसान होगा परीक्षा पास करना। यदि सेट नहीं बनाते, अभी भी मौका है, अभी भी अंतिम दौर में जो है आप ले सकते हैं, सेट बना सकते हैं, ठीक है। आ जाते हैं आपके लिए अगले प्रश्न पर। और भारत में जो है सर्वाधिक आपको राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है कि भारत में जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां पर चले गए, चलिए 76 नंबर पर चले गए। इससे पहले भी एक प्रश्न है, ठीक है। चलिए आपको तेली यदि बात करके एक मंदिर पूछा कि तेली मंदिर कहां पर है, तो तेली मंदिर कहां पर अवस्थित है, तो तेली मंदिर जो आपको कहां पर अवस्थित है, ये आपको ग्वालियर में अवस्थित तेली मंदिर है पूछ रहा है। और ये कहां पर है, ये आपको ग्वालियर, सीधे आपको याद रखिएगा मध्य प्रदेश, आपको ग्वालियर में ये मध्य देखने को मिलेगा। भारत में सर्वाधिक आपको राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान पूछे, भारत में कितना राष्ट्रीय उद्यान है वो भी बताएंगे, लेकिन भारत में सर्वाधिक पूछे तो ये आपको मध्य प्रदेश में जो कि आपको 11 आपको राष्ट्रीय उद्यान है। जबकि यदि बात करें कि आपको भारत में कितना राष्ट्रीय उद्यान है, तो कुल मिलाकर आपको 107 देखने को मिलता है। सबसे नवीनतम जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन है, सिमलीपाल आपको सबसे नवीनतम उद्यान है, तो कौन सा है, सिमलीपाल, ठीक है। यदि बात करेंगे टाइगर रिजर्व, यदि बात करेंगे टाइगर रिजर्व कितना है वर्तमान में, तो 58 टाइगर रिजर्व है। सबसे नवीनतम कौन सा है, माधव नेशनल का आपको टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आपको ध्यान रखेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो आपको 573 वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। चलिए घास क्या कहते हैं, आस्था जो पारिस्थितिकी तंत्र अनुसार जो घास श्रृंखला के विभिन्न जो घटकों का सही क्रम क्या है, तो घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को कौन खाएगा, घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सर्प। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है,
ठीक है, पहला में ही सही लिखा हुआ है। ठीक है, आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। निम्न आपको कार्यों में से जो पेड़ पौधे के सहायक कौन सा होता है। पेड़ पौधा जो है, तो यहाँ पर जो पेड़ पौधा क्या क्या काम करती है उसके बारे में पूछ रहा है कि पेड़ पौधा जो है क्या सूर्य का अवशोषण करती है। बिल्कुल सूर्य का अवशोषण करता है। ठीक है, सूर्य का अवशोषण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहता है, अवशोषण करता है। बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। ऑक्सीजन आपको प्राप्त होती है पेड़ पौधा से, तो विमुक्त पूछ रहा है कि विमुक्त करता है, बिल्कुल करता है। क्या वायु प्रदूषित करती है, तो नहीं, वायु प्रदूषित नहीं करता है। तो पेड़ पौधा जो है सहायक है। क्या क्या सहायक है, तो आपको एक तीन आपको चार, एक तीन चार, इसका मतलब क्या है, ये आंसर नहीं होनी चाहिए, तो आपको 2 नंबर जो नहीं है, 1 3 4 आंसर बनेगा, डी नंबर बनेगा आंसर। ठीक है, क्या नंबर आंसर बनेगा, तो आंसर आपका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्या, डी नंबर आंसर बिल्कुल सही आंसर है ना। चले आगे, उल्टा पूछ रहा है वायु प्रदूषण पेड़ पौधा नहीं करता है, तो ऐसा नहीं कि टिक मार दिया तो ये मार लेना, ये आपको वायु प्रदूषण आपको कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण में सहायक नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वायु प्रदूषण करता है, तो ये इसको छोड़ के सभी काम पेड़ पौधा करता है, इसको छोड़ के जो है सभी काम करता है। तो इसका आंसर बनेगा 1 और 3 4। अच्छे से बनाएंगे, लड़का सब उल्टा आंसर दे दिया है ना कि केवल 2, केवल 2 कैसे होगा। चलिए, हिंदी छोड़ेंगे, इंग्लिश छोड़ेंगे, मैथ छोड़ेंगे, ठीक है, और आएंगे हम केवल जीएस पर बात करेंगे। और प्रश्न संख्या पर आ लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको जो है 83 नंबर प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है आपके लिए, 83 नंबर प्रश्न है ना, 83 से प्रश्न स्टार्ट है। चलिए 83 प्रश्न ठीक है। यहाँ पर केंद्रीय आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बिल्कुल ठीक है। और 25-26 के दौरान जो आपको दालों के आत्मनिर्भरता के लिए कितने वर्षीय आपको अभियान का शुभारंभ किया था। ये 6 वर्षीय अभियान का शुभारंभ किया। कितने वर्ष का, आपको 6 वर्ष का। तो आगे ले लेते हैं अगला प्रश्न। ये सब करंट अफेयर्स सभी प्रश्न करवाया हुआ है। संसद सदस्य जो है आपको स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आपको कथन सही नहीं है। तो एमपी स्थानीय आपको क्षेत्र के जो है निकास आपको जीएसटी के छूट, तो जीएसटी छूट इसको क्या लेना देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कहते हैं, सही नहीं है। चलिए ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर यह निधि आपको क्या कहता है, निधि को जो है सतत आपको परिसंपत्ति निर्माण के लिए जो है मनरेगा साथ जो है एकीकृत किया जा सकता है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको कथन सही नहीं है कौन सा, आपको एमपी जो है स्थानीय क्षेत्र विकास निधि जीएसटी से छूट, यही आपको सही नहीं है। तो आंसर ये ध्यान रखना है, आंसर बनेगा कौन सा, आपको बनेगा 1 नंबर। ठीक है, चले अगले प्रश्न पर। भारत के जीडीपी के मामले में जो है विश्व में कौन सा स्थान आपको रखता है। जीडीपी के बारे में बात कर रहा है कि भारत जो है जीडीपी के मामले में जो है कौन सा स्थान रखता है। तो भारत जो है अब जो हो चुका है, कौन सा स्थान हो चुका है, 4था स्थान। जबकि आपके आंसर शीट में यदि बात करें कि आंसर शीट में आपको कौन सा स्थान मरवाया गया था, 5वां मरवाया गया था। तो ध्यान रखेंगे नंबर 1 पर कौन सा देश है। नंबर 1 पर आप जानते हो कि आपको कौन सा, अमेरिका है, अमेरिका। ठीक है, ले लेते हैं सभी के बारे में। अमेरिका, अमेरिका के बाद कौन सा, चाइना आएगा। तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, जर्मनी आएगा। और उसके बाद चौथे स्तर पर अपना भारत आएगा। और 5वें स्तर पर कौन सा आएगा, जापान आएगा। ठीक है, तो जापान को पीछे छोड़कर हम लोग आगे निकल चुके हैं। और 2030 में एक अनुमान है कि 2030 से पहले हम लोग क्या कहते हैं, जर्मनी को पीछे छोड़ के तीसरे स्तर पर आ जाएंगे। लेकिन जब आएंगे तब अब भी आंसर होगा कौन सा, 4 नंबर आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए कौन सा है। और अगला प्रश्न ध्यान रखिएगा, जल्दी से बात करते हैं। और यहाँ पर प्रश्न कर लेते हैं आपके लिए ऊपर, और जल्दी से बनेंगे। 3 मार्च 2025 को जो जारी आपको पहली नदी डॉल्फिन गणना के अनुसार जो है, अनुसार डॉल्फिनों की संख्या के बारे में बात करेंगे। डॉल्फिन की जो आपको अनुसार डॉल्फिनों की जो संस्था के मामले में आपको बिहार का स्थान कौन सा है। तो बिहार जो आपको डॉल्फिनों के मामले में देखने को मिलेगा, कौन सा स्थान पर देखने को मिलता है, बिहार आपको दूसरे स्तर पर है। कौन सा स्तर पर है, बिहार आपको दूसरे स्तर पर है। वहीं पर यदि बात करेंगे बिहार के शासन जो है प्रथम स्तर पर कौन सा राज्य है, तो प्रथम स्तर पर आपको कौन सा है, आपको यूपी है। कौन सा प्रथम स्तर पर, आपको यूपी जो आपको देखने को मिलता है, आपको प्रथम स्तर पर देखने को मिलता है। वहीं पर यदि बात करेंगे तृतीय स्तर पर कौन सा है, तो आपको कौन सा, डब्ल्यूबी मतलब कि आपको वेस्ट बंगाल है। यदि बात करेंगे चतुर्थ स्तर पर कौन सा है, तो आपको असम है चतुर्थ स्तर पर। तो सभी के बारे में आपको बता चुके हैं कि प्रथम स्तर पर यूपी, दूसरे स्तर पर अपना बिहार, तीसरे स्तर पर वेस्ट बंगाल, चतुर्थ स्तर पर आपको कौन सा, आपको असम। बिम्स्टेक आपको युवा शिखर सम्मेलन की यदि बात करेंगे, बिम्स्टेक आपको युवा शिखर सम्मेलन कहां पर आपको देखने को मिल रहा है ना। तो बिम्स्टेक आपको युवा शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था, तो ये याद रखेंगे। 2 आपको युवा शिखर सम्मेलन होता है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे जो बिम्स्टेक वाला जो होता है आपको गांधीनगर, बिल्कुल ठीक है, आपको गुजरात के कहां पर, गांधीनगर में। ये आंसर बिल्कुल ठीक है, आपको गुजरात के गांधीनगर में। लेकिन वहीं पर यदि बात करें, क्या बात करें, क्या आपको एक गुवाहाटी में, ये आपको फरवरी में होती है। ये कब होती है, फरवरी में। और वहीं पर याद बात करके सितंबर में जो हो रहा है, सितंबर में जो होता है, सितंबर में कहां पर होता है, तो सितंबर में आपको याद रखना है कि कहां पर होता है सितंबर में, तो ये आपको गुवाहाटी में होता है। गुवाहाटी दिया है ऑप्शन, नहीं दिया है, लिख लीजिएगा गुवाहाटी।
गुवाहाटी, ठीक है। ये और गुवाहाटी कहां पर है? असम में है। ये सितंबर में होती है। अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है कि भारत में पहला आपको एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? तो पहला आपको एआई विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया कहां पर? आपको महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। कहां पर स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में। सीधा आंसर याद रखेंगे कि आपको पहला आपको एआई जो आपको स्थापित किया गया कहां पर? महाराष्ट्र में किया गया। वहीं पर यदि बात करें कि आपको अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला आपको विकसित स्टेशन कौन सा होगा? तो भारत का यहां पर ऑप्शन के हिसाब से यदि रखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से जहानाबाद होगा। लेकिन एक और याद रखेंगे, साथ साथ में याद रखेंगे जो थावे आपको देखने को मिलता है, थावे रेलवे स्टेशन, थावे 98 रेलवे स्टेशन को जो है आपको इसके अंतर्गत रखा गया है अमृत भारत योजना होगा, ठीक है। भोजना लिख दिया, योजना के तहत जो है आपको अमृत भारत योजना के तहत जो है बिहार का पहला आपको विकसित स्टेशन कौन सा होगा? जहानाबाद आपको कह सकता है ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन आपको थावे यदि पीरपैती रहता, पीरपैती भी होता है, पीरपैती जो भागलपुर वाला पीरपैती है, ठीक है। तो पीरपैती, थावे जो गोपालगंज के पास है, और कुलम आपको 98। और यहाँ पर जो है आप देखिए कौन सा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है ऑप्शन के हिसाब से। यहाँ पर 2027 में उम्मीद है कि आपको जहानाबाद, आपको द न्यू आइकॉन सावरकर अप द एंड फैक्ट, ठीक है, किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक आपको देखने को मिलता है, किसकी पुस्तक है? ये सीधी सी बात है, ये पुस्तक जो लिखा गया किसके द्वारा? अरुण शौरी के द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है कि विश्व आपको सामाजिक आपको न्याय दिवस, और दिवस से देखिए जैसे दिवस से आते हैं यहाँ पर हम रुकेंगे। कहिए क्यों रुकेंगे? तो रुकेंगे इस वजह से आपको दिखाते हैं प्रतिदिन जो है जब करंट अफेयर्स देते हैं तो आप लोग को लगता है कि फिजूल बातें करते हैं और करंट अफेयर्स जो है नहीं पूछा जाता है। तो ये आपको करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो है खास करके दिवस जो है बिल्कुल पूछा जाता है। दिवस आप भाग नहीं सकते हैं दिवस से, और दिवस बिल्कुल पूछा जाता है। और यहाँ पर पूछा है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस तो कब मनाता है? आपको 20 फरवरी को मनाता है। 20 जनवरी की यदि बात करेंगे, 20 जनवरी को कौन सा दिवस मनाता है? आपको पेंगुइन आपको जागरूकता दिवस मनाता है। कौन सा? पेंगुइन, ठीक है। पेंगुइन आपको जागरूकता दिवस, पेंगुइन जागरूकता दिवस, ठीक है। पेंगुइन जागरूकता दिवस यदि बात करें कि आपको 20 जनवरी को यदि बात करें कि 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाता है? तो 20 मार्च को मनाता है विश्व आपको घोड़ैया दिवस मनाता है। कौन सा? आपको विश्व गोरैया दिवस मनाता है, गोरैया दिवस, ठीक है। तो याद रखिएगा गोरैया दिवस। और 20 अप्रैल को ऐसा कोई महत्वपूर्ण दिवस नहीं है। आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। आपको अगला प्रश्न आपको पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 का यदि बात करें एशिया का 2025 का आपको विजेता कौन सा है? तो इसका विजेता है अपना भारत ही विजेता है। कौन सा है? अपना भारत। सभी को मिलाकर अपना भारत रखेंगे। और आगे ले लेते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है कि आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सबसे तेज आपको 200 वनडे विकेट लेने वाले जो आपको खिलाड़ी थे, कौन से खिलाड़ी हैं वर्तमान में खेल भी रहे? आपको मोहम्मद शमी, ठीक है। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि 17वां आपको ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित कहां पर किया गया था? ये कहा गया था ब्राजील का आपको रियो डी जेनेरियो में किया गया था। वहीं पर यदि बात करें कि 18वां कहां पर होगा, तो 18वां जो होने वाला है कहां पर होने वाला है? अपने भारत में होने वाला है। और अगले वर्ष क्या आ चुका है इसी वर्ष, ठीक है। तो 2026 में देखने को मिलेगा आपको अपने भारत में 18वां होगा, ठीक है। जबकि आपको 17वां हो चुका है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। वर्ष 2027 में जो है 39 में से आपको राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने वाला आपको राज्य होगा। 2027 के बारे में बात करें कि ऐसा कौन सा राज्य आपको देखने को मिल रहा है? क्या देखने को मिल रहा है कि आपको मेजबानी करते हुए किस चीज का? तो आपको राष्ट्रीय खेलों का। ये कौन सा राज्य होगा? ये 39वां, ठीक है। 2027 में 39 में लिखा हुआ है, अरे 39 में नहीं 39वां होगा, ठीक है। 39वां, ठीक है। क्या क्या लिख देते हैं टॉपिक पे? 39वां, ठीक है। 39वां सेशन होगा, ठीक है। एडिशन 39वां का राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी जो करने वाला है, कौन सा राज्य करने वाला है? ये अब बिहार, अरे बिहार बोल रहे हैं, मेघालय करने वाला है। कौन सा? मेघालय, ठीक है। पूर्वी भारत में जाएंगे, मेघालय में जाएंगे। यदि बात करें कि अच्छा रंगीन आपको मॉनिटर में कुल कितने, आपको क्या पूछ रहा है कि कुल कितने रंग आते हैं? तो मॉनिटर ये वैसे कंप्यूटर से संबंधित है, कंप्यूटर संबंधित है तो वैसे आपको बता देते हैं, आंसर आपको बताते हैं कि ये 256 आंसर होगा। कौन सा होगा? 256 के अंतर्गत आएगा। क्या आएगा? 256। वहीं पर बात कर ले, आपको यहाँ पर एक प्रश्न देख लेते हैं कि आपको किससे संबंधित है। तो ये आपको विविध के अंतर्गत आ रहा है कि द आइलैंड, प्रावबादा, लामांद और पीपुल्स डेली सभी के बारे में आपको बता चुके हैं कि द डेली जो आपको देखने को मिलता है, द डेली नहीं लिखा है, द डेली तो लंदन का है, ठीक है। द आइलैंड है, द आइलैंड जो आपको किसका है? कोलंबो का है, ठीक है। यदि बात करें पीपुल्स डेली किसका है? बीसिंग का है। प्रावबादा यदि बात करें प्रावबादा और लामांद, तो प्रावबादा आपको कितने बार बता चुके हैं? प्रावबादा जो है किसका है? मास्को का है। और लामांद किसका है? आपको पेरिस का देखने को मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, लामांद किसका है? तो आपको पेरिस का है। जबकि आपको प्रावबादा किसका है? तो रूस का है। ये सभी आपको क्या है? आपको एजेंसी है, ठीक है, जो एजेंसी होती है। तो सभी एजेंसी आपको, समाचार पत्र एजेंसी आपको देखने को मिलता है। तो मिलाएंगे कौन सा? अरे सब वो हट गया।
चलिए एक बार फिर से ले लेते हैं। द आइलैंड आपको कहा चुका है, आपको कोलंबो, द पेपुस डेली आपको बीजिंग, उसके बाद क्या कहता है प्रवदा आपको मास्को, और उसके बाद ला मांद आपको कहां पर पेरिस में जाएंगे। तो आपको एक का क्या जाएगा, एक का डी जाएगा, एक का डी जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद डी यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, चलिए ठीक है। दो का जो जा रहा है, दो का जो जा रहा है, दो का बी सी जा रहा है, तो दो का सी यहाँ पर ये कट गया और दो का सी जा रहा है, ये बिल्कुल सही रहा है, आंसर बन जाएगा, यही बन जाएगा। जितने भी पुट है सभी का आंसर आज लगभग लगता है कि सबका बी में ही दे दिया है ना। 3 का आपको देख लेते हैं, 3 का आपको ए, तो प्रावदा जो है आपको मास्को बिल्कुल ठीक है, और 4 का देखते हैं, 4 का बी आपको पेरिस बिल्कुल ठीक है, ठीक है। प्रश्न आप लोग एकदम अंतिम पायदान पर आ चुके हैं। और केंद्रीय खनन और अनुसंधान केंद्र आपको कहां पर है, तो केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र आपको मालूम होनी चाहिए कहां पर है, तो ये आपको है धनबाद में। कहां पर है, धनबाद में, झारखंड के कहां पर है, धनबाद में जाए है, तो आंसर आपके लिए आसान है, धनबाद में है, कहां पर है, धनबाद। और अगला नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, सर्वाधिक ऊंचाई पर जो अवस्थित झील है, सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित झील, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित झील, ऑप्शन देखेंगे कि क्या पूछ रहा है, अरे ऑप्शन ऊपर नीचे नहीं जाएगा ऑप्शन, क्या यही तक प्रश्न है, अरे है प्रश्न, हाँ अरे क्या कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया, चलिए इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। जो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित आपको यहाँ पर है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित आपको झील है, तो ये कौन सी झील है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर थोड़ा सा इसको कर देते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई पर जो झील है कौन सी झील है। अब देखिए ऑप्शन है, यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक ऊंचाई पर जो अवस्थित झील है कौन सी है, मेनिटू है, सुपीरियर है, टीटिका का है। ये आसान सा प्रश्न कर दिया कि ये टीटिका का है, लेकिन ये नौगम्य झील है, क्या है, नौगम्य झील है। और ऑप्शन में आपके अनुसार से आंसर तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको बता चुके हैं कि सर्वाधिक ऊंचाई पर यदि आपके करंट अफेयर्स के अंतर्गत पूछा जाएगा कि सर्वाधिक ऊंचाई पर आपके टीचर नहीं पढ़ाएंगे, जो आपको लिखा रहे लाइन वो ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक ऊंचाई पर यदि पूछे कि कौन सा झील है, तो वर्तमान में जो है हो चुका है कौन सा झील, कजीनसरा, जो कि हाल ही में आप को ये खोज कर दिया गया है। तो वर्तमान में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील कजीनसरा, लेकिन ये नौगम्य झील नहीं है, ये क्या है, नेपाल की कह सकते हैं कि नेपाल में अवस्थित है और बहुत एक तरह से दुर्गम रास्ता है और कजीनसरा है। और यहाँ पर जो है ये क्या कहते हैं 5000 लगभग 200 फीट की आपको ऊंचाई पर ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ऊंचाई छोड़ देते हैं, ऊंचाई का अवस्थित आपको जरूरत नहीं है, कम से कम इतना यदि रखते हैं याद कि सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित कौन सा झील है, तो आपको कजीनसरा है। लेकिन ये कब आपको कजीनसरा जब ऑप्शन में रहे तो ना, इसके ऑप्शन में नहीं है, टीटिका का है, तो बिल्कुल टीटिका का सही है। लेकिन नौगम्य है, इसको हनीमून झील के नाम से भी जाना जाता है, जो जोड़ा जोड़ी होता है शादी करके आपको इसमें जो है चप्पू चलाने का काम करता है, ठीक है, छुटका नौ और दोनों बैठ के जो है इधर से पैर चलाता है, ठीक है, इसमें आपको टीटिका, इसी वजह से इसका बोलिविया में ये देखने को होता है टीटिका का आपको कहां पर, तो ये आपको हनीमून झील के नाम से जाना जाता है। लेकिन कजीनसरा जो है यहाँ पर जाना एक तरह से बहुत कठिनाई वाला रास्ता है, क्योंकि नेपाल वाला आपको हिमालय वाला के क्षेत्र में देखने को मिलता है, इसलिए ऊंचाई पर यह अवस्थित है, बहुत ऊंचाई पर अवस्थित है कजीनसरा, ठीक है। हाल फिलहाल में ही खोज किया गया है कि ये सर्वाधिक ऊंचाई पर, यदि आपके लिए लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं है। आ जाते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं। और अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज हम लोगों के लिए है, ओलंपिक ध्वज जो है सर्वप्रथम जो फहराया गया था, ओलंपिक ध्वज कहां पर फहराया गया था, ये आपको 1920 में होती है, एंटवर्प में जो होता है ओलंपिक, यहीं पर फहराया गया था। आंसर बनेगा हम लोग का कौन सा, आंसर बनेगा बी नंबर आंसर बनेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर बनेगा। और रखेंगे करंट अफेयर्स बोल रहे हैं, यहाँ जो बिहार दरोगा का जो खास करके जो आपका सेट प्रैक्टिस ये सेशन चल रहा था, आज का क्लास रखेंगे हम लोग यहीं तक रखेंगे। और यदि आप लोगों को बेहतर लगा या क्या लगा, खराब लगा, कुछ लगा, तो आप बता सकते हैं ना। यदि आपको लग रहा है कि ठीक है तो अच्छी बात है, यदि ठीक नहीं लग रहा है तो वह भी बात बताएंगे, है ना। जैसा लग रहा है वो बात आप बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं या सर के पास मिल सकते हैं या ऑफलाइन भी मिल सकते हैं, जैसा भी लग रहा है, क्योंकि दे रहे हैं सर के चैनल पर, जो मिलता है आपको, जिस चैनल पर आप देख रहे हैं उस चैनल पर मिलता है। मिलेंगे हम लोग आप लोगों से फिर से जल्द मिलेंगे, और जल्द ही यदि अभी समय रहा तो अभी करंट अफेयर्स करेंगे। और करंट अफेयर्स आप लोगों से थोड़े दिनों से नहीं मिल पा रहे थे, तो कुछ बातें थी जिसकी वजह से करंट अफेयर्स पे बातें नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जो करंट अफेयर्स पे भी बातें होगी। और यहाँ पर ये सेगमेंट रखते हैं, आज का क्लास का रखेंगे यहीं पर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो क्या कर देना है, लाइक कर देना है, चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, जहां तक शेयर कर सकते हैं थोड़ा सा शेयर करिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, ठीक है। यदि थोड़ा सा व्यू जाता है तो मनोबल बढ़ता है, यदि व्यू नहीं जाता तो लगता है कि फिजूल काम कर रहे हैं, और आप लोगों के लिए व्यू नहीं जाता तो स्वाभाविक बात है कि बंद करना पड़ जाता है ना, क्योंकि लगता है कि क्यों मेहनत कर रहे हैं फिजूल का। ये व्यू जाएगा तो बिल्कुल काम करेंगे, और कुछ सब्सक्राइबर बनता है तो उस पर भी काम किया जाता है। चले मिले हम लोग कल के क्लास में, ओके बाय।